बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। गुड मॉर्निंग, बल्कि इनफैक्ट अ वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। मैं हूं माया खान और मैं हूं शाहजेब अहमद और आप देख रहे हैं सुबह सवेरे पाकिस्तान। और ये 92 न्यूज का जो जबरदस्त ब्रेकफास्ट शो होता है ना, उसमें नाश्ते जैसी जबरदस्त खबरें और गरम गरम और करारे करारा, कहीं ऑमलेट की तरह को खबर आ रही होती है, कोई जो है टोस्ट की तरह जो है वो आपको हेडलाइंस दे रहे होते हैं। आपको बहुत भूख लग रही है, आप बहुत अच्छा नाश्ता करके आई हैं। मैं बिल्कुल नाश्ता नहीं करी, एक्चुअली आई हैड सीरियल टुडे। बट देन अगेन जब हम बात कर रहे होते हैं किसी भी खबरों के बारे में, चीजों के बारे में, तो हम उसके बारे में जरूर, जैसे शाज़िब होता है, कोई खबर आती है, अच्छा उसके बारे में रिसर्च करते हैं, कोई बात आती है उसके बारे में रिसर्च करते हैं। अब मैं पिछले दिनों शाज़िब ओवर द वीकेंड बहुत सारी चीजें हो रही थी, अम्मा वाज आल्सो नॉट वेल, तो मुझे टाइम मिला थोड़ा कुछ पढ़ने का और चेक करने का। तो मैंने इतनी महंगाई के ऊपर हम बात कर रहे थे, तो मुझे सामने एक लफ्ज आया, हाइपर इन्फ्लेशन। ओके अच्छा, अब मुझे हाइपर इन्फ्लेशन का एज सच मतलब नहीं पता था, मतलब जाहिर है हम सीखने के लिए आए ना, तो मुझे पता नहीं था हाइपर इन्फ्लेशन क्या है। तो मैंने हाइपर इन्फ्लेशन को जो है वो सर्च करना शुरू किया। मुझे एज सच शाज़िब कहीं भी उसका कोई मतलब समझ नहीं आया। लेकिन देन अगेन जो मेरी छोटी सी नाकिस अकल है, उसमें मैं जो समझ सकती हूँ ना, वो ये है कि अगर आप कोई चीज खरीदने निकले और उसके हवाले से कोई पैसे आप अपने जेब में रखें, लेकिन आपको इस बात का अंदाजा हो कि जो मेरे जेब में पैसे हैं और जो चीज मैं लेने जा रहा हूं वो उसमें नहीं आएगी, तो वो एक हाइपर इन्फ्लेशन। अगर ये हाइपर इन्फ्लेशन नहीं है तो फिर और क्या हो सकता है? और मैं फिर इसको हम इस चीज से जोड़ सकते हैं, जब हम मुनाफाखोरी की बात करते हैं और हम प्राइस कंट्रोल की बात करते हैं कि जब मार्केट्स में जाते हैं तो हमें प्राइसेस के बारे से नहीं मालूम होता कि कहीं पे कोई चीज कितने की मिल रही है। हम सिर्फ दूध की एग्जांपल ही ले लें, कहीं पर 120, कहीं 140, कहीं 160। तो जब ये इस किस्म की प्राइसेस हमें मार्केट में मिल रही होती हैं तो मेरे ख्याल में तभी ये प्रॉब्लम आती है कि हमें समझ नहीं आती कि जो हमारी जेब में इस वक्त अमाउंट है, क्या उसमें हम ये चीज खरीद सकते हैं या नहीं खरीद सकते। तो आप वो वाकया बताओ ना, उस दिन तो हम जब बात कर रहे थे तो मैंने कहा मैंने इतने की, शाज़िब ने कहा है आप इतने के लिए आपको वहां से इतने की मिलती नहीं, आपको मेरे वाले इलाके से इतने की मिल जाती। मैंने कहा है इतना तो फर्क नहीं हम लोगों के रहने के एरिया में, लेकिन उसके बावजूद इतना बड़ा फर्क शाज़िब। और इस वजह से फिर लोग इस टेंशन में आ जाते हैं कि शायद महंगाई वैसे तो खैर बढ़ भी रही है, लेकिन कहीं कहीं बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, जब ऐसे होता है कि जो प्राइसेस हैं वो कंट्रोल में नहीं होती और कुछ चीजें आपको बहुत ज्यादा दामों में खरीदनी पड़ती हैं, तो लोग ज्यादा परेशान हो जाते हैं कुछ इलाकों में। तो यही एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। बिल्कुल ऐसा ही है। तो अगर ये हाइपर इन्फ्लेशन मेरी नजर में अगर ये नहीं है तो फिर और क्या है। ऑब्वियसली प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं और दुनिया भर में बहुत सारी खबरें हो रही हैं, लेकिन अगर आगाज करें, हर शहरी परेशान है, हर इंसान परेशान है, हर औरत परेशान है, हर बेटी परेशान है, हर भाई परेशान है, हर बाप परेशान है, पूरी फैमिली परेशान है और उसका जवाब कोई नहीं दे रहा। वो सवाल किससे करे, पूछे किससे, किससे इंसाफ चाहे, किससे मुंसफी चाहे, कुछ समझ नहीं आ रहा। तमाम शहर ने पहने हुए दस्ताने। बिल्कुल, लुटेरे जो हैं वो शहर में दंदनाते फिर रहे हैं, गली मोहल्लों में, घरों की दहलीज पर, बाजारों में, हर जगह लूटा जा रहा है शहरियों को। मैं जिक्र करना चाहूंगा यहाँ पर एक सीनियर सहाफ़ी, हमारे सीनियर भाई, जिस तरीके से मतीम साहब को भी शहीद किया गया जुमे के रोज, वो भी हमने देखा। इसके साथ साथ एक और बहुत बड़ा वाकया सामने आया, साथ ये कहा जा रहा है कि स्ट्रीट क्राइम की साल की सबसे बड़ी वारदात है ये, जो कि रिपोर्ट हुई, जिसमें हमने देखा कि वीकेंड पर कोरंगी कॉजवे पर मुल्जिमान की जानिब से तकरीबन 100 लोगों को लूटा गया एक साथ। 100 लोगों को। मतलब मुझे जब ये सवाल मुझसे पूछा गया कि कैसे हुआ, मैं कहती हूँ मुझे तो खुद यकीन नहीं आ रहा कि ये खबर भी सही है कि नहीं, किसी ने फेक न्यूज तो नहीं बना दी है, लेकिन कितने इत्मीनान के साथ जो है, जो डाकू हैं और लुटेरे हैं, वो इत्मीनान के साथ लूटते हैं। उनको मालूम है गलियों और कस्बों में और इलाकों में और अपने मोहल्लों में कोई सेफ नहीं है। अपने घर की तरफ उतर रहे हो तब आपको डर लगता है, घर से बाहर निकल रहे हो तब आपको डर लगता है। कितने इत्मीनान के साथ शाज़िब ये वारदात हुई है। बिल्कुल, और ये सब कुछ चल रहा है, लेकिन इनको रोकने वाला, इनको पकड़ने वाला, उनके खिलाफ कोई कार्रवाई करने वाला कोई हमें नजर नहीं आ रहा है। इस पर हम तफसीलात जान लेते हैं अपने नुमाइंदा 92 न्यूज फयाज यूनुस से, फिर बाद इस पर तफसीली बात भी करेंगे। फयाज बताइएगा क्या डिटेल्स है आपके पास? जी बिल्कुल, कराची में स्ट्रीट क्राइम की वारदातें थमने का नाम नहीं ले रही। मैं इस वक्त कोरंगी कॉजवे रोड पर मौजूद हूँ। गुज़िश्ता रोज़ जो है यहाँ पर एक अफसोसनाक वाक़या रूनुमा हुआ। नामालूम मुल्जिमान, जिनकी तादाद 6 से ज़ायद बताई जाती है, उन्होंने पहले यहाँ पर नाका लगाया, जिसकी वजह से ट्रैफिक जाम हुआ। मुल्जिमान कई मिनट तक लूट मार करते रहे और जो इलाका मकीनों और जो यहाँ से गुजरने वाले अफराद, उनका दावा था कि 100 से ज़ायद अफराद से लूट मार की गई। लेकिन पुलिस को जो है सिर्फ एक शख्स ने शिकायत दर्ज कराई, जिस पर पुलिस की जानिब से मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। इस वक्त हम देख रहे हैं कि कुरंगी कॉजवे रोड पर पुलिस को तैनात कर दिया गया है। रात और दिन के औकात में यहाँ पुलिस की नफरी जो है अब तैनात कर दी गई है। इससे पहले भी कुरंगी कॉजवे रोड, मलीर नदी जो शराफी थाने की हदूद में आती है, और जो लिंक रोड जो स्टील टाउन और मेमनगोड थाने की हदूद में आता है, वहाँ पर भी इस तरीके के ग्रुप्स की शिकायतें पुलिस को मौसूल हुई थी। पुलिस की जानिब से जब पेट्रोलिंग की जाती है तो मुल्जिमान वारदात
वारदातें नहीं करते। जैसी पुलिस यहाँ से हटती है तो मुलजिमान आते हैं, बिना खौफ वारदातें करते हैं और फराज हो जाते हैं। इलाका मकीनों और जो यहाँ के अफराद हैं जो यहाँ से रोज़ाना गुजरते हैं, उनको ये कहना है कि पुलिस को जो है कार्रवाइयाँ तेज़ करनी चाहिए, क्योंकि कराची में स्ट्रीट क्राइम की वारदातों में इजाफा होता जा रहा है। मुलजिमान को अगर मोबाइल फ़ोन नहीं देते, पैसे नहीं देते, तो वो फौरी तौर पर फायरिंग कर देते, जिससे आम शहरी जो है ज़ख्मी हो जाते हैं और कई अफराद जान की बाजी भी हार जाते हैं। अगर हम बात करें तो 40 दिनों के दौरान कराची के मुख्तलिफ मकामात पर जो है अब तक 7,000 के करीब जो है शिकायतें मौसूल हुई। सबसे ज़्यादा जो शिकायतें मिली हैं 4,000 के करीब मोटरसाइकिलें चोरी और छीनने की हुई हैं। पुलिस हुकाम का कहना है कि मुलजिमान की गिरफ्तारी के लिए कोशिशें कर रहे हैं, लेकिन हम देख रहे हैं कि जो स्ट्रीट क्राइम की शरह है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ रही है और नए आने वाले पुलिस चीफ इकदाम तो कर रहे हैं, लेकिन वो काफ़ी हद तक उनका ये कहना है कि काबू पाने के लिए जो तमाम तरह SHOs हैं उनको टास्क भी फयाज यूनुस हमें अपडेट कर रहे हैं, जिस तरीके से बता रहे हैं कि कोशिशें की जा रही हैं, लेकिन ये कोशिशें कहां तक पहुंची हैं, उनको पकड़ा क्यों नहीं जाता? जो पकड़े जाते हैं वो छुट जाते हैं और ये रुकने का नाम नहीं ले रहे। जिस तरीके से हम देख रहे हैं लुटेरे। फयाज यूनुस आपका शुक्रिया, आपने अपडेट किया। लेकिन इसके साथ साथ हम ये भी देख रहे हैं कराची में लूटमार के खिलाफ जमात इस्लामी मुख्तलिफ मकामात पर तकरीबन 50 मकामात पर एहतजाजी मुजाहरे भी उन्होंने किए। साथ में स्ट्रीट क्राइम की बराह रास्त जिम्मेदार सिंध हुकूमत को उन्होंने करार दिया है। तो इसी मामले पर बात करने के लिए हमें ज्वाइन किया है अमीर जमात इस्लामी कराची हाफिज नईमुर रहमान साहब ने। हाफिज साहब आपको खुशामदीद कहेंगे सबसे पहले पाकिस्तान में। हाफिज साहब, जिस तरीके से हम देख रहे हैं ये बेलगाम डाकू चाहे सहाफी हों उनको शहीद किया जा रहा है, 100 लोगों को एक साथ लूटा जा रहा है, लोग अपनी घरों की दहलीज पर महफूज नहीं है, गली मोहल्लों में महफूज नहीं है, बाजारों में महफूज नहीं है। आप क्या समझते हैं इसका जिम्मेदार कौन है? इनको लगाम डालने वाला कौन है? इनको रोकने वाला कौन है? सीधी बात है कि जिसकी हुकूमत है वो जिम्मेदार है और ये पूरा निज़ाम जो गला सड़ा निज़ाम है वो जिम्मेदार है। हमारे यहाँ आप मुझे बताएं कि जो 100 लोग लूटे गए, चलें 100 लोग गलत कह रहे होंगे, 50 लूटे गए, 40 लूटे गए, लेकिन आपको पता है ये कॉजवे क्या है? ये इंडस्ट्रियल एरिया है, कोरंगी इंडस्ट्रियल एरिया, जो सिर्फ एक कोरंगी इंडस्ट्रियल एरिया पाकिस्तान की जो एक्सपोर्ट है ना उसमें 20% से ज्यादा पूरे पाकिस्तान की एक्सपोर्ट में ये बेल्ट जो है ना 20-30% कंट्रीब्यूट करती है। और यहाँ से सब लोग गुजरते हैं, यहाँ के मजदूर गुजरते हैं, यहाँ के जो काम करने वाले फैक्ट्रियों में लोग हैं वो गुजरते हैं, माएँ बहनें गुजरती हैं, इतनी बड़ी तादाद में खवातीन लेबर गुजरती है और जो भी मालिकान हैं वो गुजरते हैं। तो इस कॉजवे पे अगर बाकायदा नाका लगा के ट्रैफिक जैम करके लूट मार की जाएगी और कोई पहुंचने वाला नहीं होगा। इस शहर में 37,000 पुलिस एहलकार हैं जो कि ज़ाहिर डेफिशिएंसी है। इसी तरह से यहाँ पर 24,000 जो अब तक की रिपोर्ट्स हैं वो रेंजर्स के जवान मौजूद हैं। आप मुझे बताएं इस शहर के अंदर हुकूमत है ना कोई, 14 साल से बरसर इख्तिदार पीपल्स पार्टी की हुकूमत है और यहाँ पर जो पार्टियां दूसरी हैं अपोजिशन की वो भी पहले हुकूमत में रही हैं, पीपल्स पार्टी के साथ भी अलग भी और अब वफाकी हुकूमत में, लेकिन शहरियों को कोई तहफ़्फ़ुज़ नहीं है। उसकी क्या वजह है? उसकी वजह यह है कि 37,000 में से तकरीबन आधे पुलिस वाले वो हैं जो CM साहब, उनके वज़रा, उनके MNA, उनके MPA, अपोजिशन के MNA MPA और जो ब्यूरोक्रेट्स हैं उनके, और खुद पुलिस अफसरान के घरों में तैनात हैं, उनकी बेगमात को लेकर आते जाते हैं, उनके बच्चों को मोबाइलें लेकर आती जाती हैं। इन वज़रा के घरों के अंदर पुलिस वाले इतनी बड़ी तादाद में मौजूद होते हैं और फिर अलग से एक फोर्स बनाई गई है, इसको स्पेशल फोर्स कहते हैं। वो यूनिट जो है क्या करता है, वो स्पेशल यूनिट ये करता है कि वो सिर्फ इन लोगों की जो है वफादारी निभाता है, इन लोगों के प्रोटोकॉल में होता है, इनके बच्चे और उनके घर वालों की हिफाजत करता है, आवाम की हिफाजत ये नहीं करता। और उनके स्पेशल नखरे भी हैं, उनकी ड्यूटी भी 8 घंटे की, आम पुलिस वाले की ड्यूटी 12 घंटे की है और उनकी तनख्वाहें भी ज्यादा हैं। ये पूरा ऐसा निज़ाम है जिसके नतीजे में आवाम को तहफ़्फ़ुज़ नहीं मिलता, सिर्फ इन लोगों को तहफ़्फ़ुज़ दिया जाता है। मैं ये कहना चाहता हूं कि पहले मरहले पर, यानी बहुत बड़ा मौजू है, पहले मरहले पर अगर इन वज़रा की, वज़ीर आला की, गवर्नर की, सदर की, वज़ीर आज़म की, वज़रा की, MNA MPA की और पुलिस अफसरान की और सेक्रेटेरिएट के बड़े बड़े लोगों की अगर सिक्योरिटी खत्म कर दी जाए, अगर इनको अदम तहफ़्फ़ुज़ का आप एहसास देंगे तो आवाम को तहफ़्फ़ुज़ मिलना शुरू हो जाएगा। हमने क्या कसूर किया, हमारे बच्चों ने क्या कसूर किया? मेरे घर से किलोमीटर भी नहीं है तरमतीन का घर, जिसको जो है वो इस तरह से शहीद कर दिया गया। बता हमने क्या कसूर किया है? बेशक यही तो सवाल है, यही सवाल है साहब कि अवाम परेशान है, कीमती माल, जमा पूंजी, रिस्के हलाल इस तरह लुट जाता है। तो क्या हम इस वक्त भी हम एहतजाज ही कर रहे हैं, तो क्या ये तमाम एहतजाज जो है सिर्फ एहतजाज पे एहतजाज हुआ चला जाएगा, इसका रिजल्ट कोई नहीं आएगा? एक आम आदमी अपने घर की दहलीज पर ना आते हुए, ना जाते हुए, ना अंदर अपनी 4 दीवारी में महफूज नहीं है। जी हाफिज साहब।
देखें बात यही है, मैं आपसे जो रहा था ना वो ये कि अगर 100 लोग लूटे हैं तो एक आदमी ने FIR कटवाई है। क्यों? इसलिए कि लोग ये समझते हैं कि अगर हम अपने मोबाइल की FIR कटवाएंगे तो मोबाइल तो मिलना नहीं है, ये पुलिस हमारा और बेड़ा गर्क कर देगी, हमसे रिश्वत लेगी, हमें कम करेगी, कोई इन्वेस्टिगेशन नहीं होगी, अगर कोई पकड़ा गया तो छूट जाएगा। मैं आपको बिल्कुल वो बात बता रहा हूं जो आम आदमी कराची का इस तरह से सोचता है। ये जो रिपोर्ट हुए पिछले साल 72,000 से ज्यादा केसेस रिपोर्ट हुए जिसमें 40-50 हजार मोटरसाइकिलें छिनी है, मोबाइल छिने और कारें छिनी है। इसमें से 10% भी रिकवरी नहीं हुई, और ये उस सूरत में जब लोग रिपोर्ट ही नहीं करा रहे हैं। इस पिछले 50 दिन के अंदर, इस साल के 50 दिन में तकरीबन ये 8,000 के करीब वारदातें रिपोर्ट हो चुकी हैं। मुझे बताएं कि कोई है जो ये पीपल्स पार्टी पूरा मुल्क फतह करने के लिए निकल रही है 27 तारीख को कि हम पाकिस्तान में जो है वो लॉन्ग मार्च करेंगे और इस्लामाबाद जाएं, पॉलिटिकल पार्टी है, हमें कोई एतराज नहीं है, इनका हक है। लेकिन भाई आपका घर जहां 14 साल से आप हुक्मरान है, वहां आपका क्या हाल है? वहां अपने लोगों को जो है वो जो तहफ़्फ़ुज़ फराहम नहीं किया और उसकी वजह आप खुद हैं। इसलिए मैं ये कहना चाहता हूं कि देखें, तालीम नहीं देता ये निज़ाम, ये हुकूमत और रियासत हमारे बच्चों को तालीम नहीं दे रही है। हमारे टैक्स लेते हैं, हमें सरकार में तालीम नहीं मिलती, सेहत नहीं मिलती, हमें ट्रांसपोर्ट नहीं मिलती, हमें जो है वो सड़कें नहीं मिलती, हमें पानी नहीं मिल रहा, हमें बिजली नहीं मिल रही, हमें गैस नहीं मिल रही, और एक अमन है वो भी ये नहीं दे सकते। 37,000 पुलिस एहलकार हैं तो 73,000 रजिस्टर्ड प्राइवेट गार्ड हैं, रजिस्टर्ड, और जो अनरजिस्टर्ड लोग हैं वो हजारों लाखों की तादाद में। यानी हम अमन भी खरीदेंगे हमारे टैक्सों के पैसे। ये कराची शहर तो खास तौर पर वो शहर है जो पूरे मुल्क की मईशत को चलाने में कंट्रीब्यूट कर रहा है। 95% रेवेन्यू इस सूबाई हुकूमत का कराची करता है पूरा, और इसी तरह 67% रेवेन्यू और टैक्स देते हैं हम। हमें आप कुछ भी नहीं देते और साथ में अमन भी नहीं देते, तो फिर क्या करें? टैक्स देना बंद कर दें हम? हाफिज साहब मैं यही सवाल करना चाह रहा हूँ। कराची के जो लोग हैं वो अपना टैक्स भी पूरा दे रहे हैं, सबसे ज्यादा टैक्स यहाँ से किया जाता है, टैक्स पे भी किया जा रहा है, साथ में जो शहरी हैं यहाँ पर जो कमाया जाता है, पूरे मुल्क को सपोर्ट करता है ये शहर। उसके बावजूद जो लोग यहाँ पर वोट देते हैं, जिनको वोट देके जो लोग यहाँ से इलेक्ट होते हैं, उसके बाद भी फिर मसला ये आ जाता है कि भाई सूबाई हुकूमत काम नहीं करती, ये नहीं करते। सर तो फिर कराची के शहरियों का क्या कसूर है इसमें? अगर उनको तहफ़्फ़ुज़ नहीं मिल रहा, उनको तालीम नहीं मिल रही, उनको सेहत नहीं मिल रही, तो इसमें वो किसको कसूरवार ठहराएं? देखिए, बस कराची के शहरी जो है ना, बहुत उन्होंने उम्मीदें लगाई बहुत से लोगों से और उनकी उम्मीदें टूट गईं, मायूस हो गए। मायूस लोगों को दोबारा खड़ा करना आसान नहीं होता। पिछले 3 साल पहले उन्होंने सोचा चलें अब हम इससे निकलते हैं, जो हमारी लोकल पॉलिटिक्स थी और हमें बड़े धोखे मिले, हम एक ऐसी सरकार को मुंतखब करते हैं कि जो पूरे मुल्क में तब्दीली लेकर आ जाएगी। लेकिन उस तब्दीली का हशर आपने देख लिया, मुझे कुछ कहने की जरूरत नहीं है। देखिए, होता यह है कि अगर सूबाई हुकूमत अपनी जिम्मेदारी अदा नहीं कर रही, या जमात इस्लामी के पास तो इस वक्त मैंडेट नहीं है ना, अल्लाह करे कि लोगों को होश आए और आइंदा लोग सही फैसला करें, लेकिन हम तो अपने हिस्से का काम कर रहे हैं ना। हम तो 28 दिन का धरना देते हैं आवाम के लिए, हम तो जो है वो 50 मुजाहरे कल हमने किए और आज भी करेंगे, हम तो आवाज उठा रहे हैं। लेकिन वो पार्टियां जिनको मैंडेट मिला ये कहकर तो जान नहीं छुड़ा सकती कि 18वीं तरमीम में हम यहाँ कुछ नहीं कर सकते। भाई आप कुछ नहीं कर सकते, आप इस्तीफा देके घर जाएं। आप इसका मतलब ये, आप एहतजाज तो कर सकते हैं, आप सड़कों पे तो आ सकते हैं, आप आवाम के साथ खड़े तो हो सकते हैं, उनके गम में गमगीन तो हो सकते हैं, उनकी खुशी में खुश तो हो सकते हैं। कोई परफॉर्मेंस नहीं है किसी भी पार्टी की जिनको मैंडेट मिला है। 2 लफ्ज़ बोल सकते हैं, लेकिन देखें सवाल ज़बानी जमा कर सूबाई। जी मैं यही बात सवाल करना चाहिए थी कि लोगों के लिए किसी का कोई 2 लफ्ज नहीं निकल रहे इस शहर के लोगों के लिए, इस तरह जाने जा रही है, इस तरह आपने फरमाया। पुलिस पर जो है वो जो है भरोसा खत्म होता चला जा रहा है कि अगर एक आम इंसान जाता है कहीं वारदात में, ये आपको मैं बाकायदा हल्फिया बता रही हूँ कि हुआ है वाकया। एक आदमी ने वारदात होते हुए देखी, वो पुलिस के पास गया, उसने कहा वहां पर चोरी हो रही है, डकैती हो रही है। वो पुलिस ने कह दिया हमारा इलाका नहीं है। ये कसम जो है जब उठाते हैं, जब हल्फ उठाते हैं तो इलाकों की हल्फ उठाते हैं या अपनी आवाम की खिदमत और उनके लिए जान देने का हल्फ उठाते हैं? बिल्कुल सही बात है। देखिए, मैं आपको एक बात अर्ज करूं कि बहुत सारी चीजों में से एक चीज ये भी है कि कराची में जो पूरा निजाम है ना इस वक्त, वो फ्रस्ट्रेशन पैदा कर रहा है। यहाँ के जो कराची के रहने वाले हैं, इसको देखें, कोई लिसानी रंग ना दें, यहाँ महाजिर भी हैं, सिंधी भी हैं, पश्तून भी हैं, बलोच भी हैं। जो यहाँ का परमानेंट रेजिडेंट है, अब जो यहाँ पर रहता है, जिसका डोमिसाइल है, उसको पुलिस में क्यों नहीं शामिल किया जाता? मुझे आप बताएं कि किसने लोग हैं आबादी के, चलें आप लिसानियत की बात नहीं करें, लेकिन जुबानें बोलने वालों के तनासुब से क्या हमारी पुलिस में इतने अफसरान मौजूद हैं? आप सिंध सेक्रेटेरिएट चले जाएं, आपको ये तनासुब नहीं मिलेगा। आप जो है वो डीसीज को देख लें, नहीं मिलेगा।
अफसरान को देख लें, आप ब्यूरोक्रेसी में देख लें, एक तासुबाना जहन के साथ सिंध हुकूमत ये काम कर रही है, जिससे खुद हमारी सिंधी बोलने वाली कम्युनिटी को इन्होंने जो है वो बैकफुट पे लाकर खड़ा कर दिया है। वो बेचारे बात नहीं कर सकते जो जेन्युइन लोग होते हैं। एक करप्ट माफिया को तासुब की बुनियाद पर लाकर आप हर तबके के अंदर बिठा देंगे। पुलिस में तो बेसिक चीज ये होती है, देखें हमने तो मुतालबा किया था, ये जालिम सोचते भी नहीं है, मानते भी नहीं है और कोई साथ भी नहीं देता हमारा, कि पुलिस चीफ मेयर के मातहत होना चाहिए और जो लोकल बॉडीज का मुंतखब आदि, यहाँ तो इंतखाब ही नहीं कराते बल्दियात के, अगर मेयर मुंतखब हो तो उसके मातहत पुलिस हो, पुलिस के अफसरान की एसीआर बल्दियाती इदारों के लोग जब लिखेंगे ना, उनकी फाइल बनाएंगे तो खुद ब खुद बहुत सी चीजें बेहतर होना शुरू हो जाएंगी। मैं आपको एक बात बता दूं कि कोई जुर्म जो किसी इलाके में, मैं ये सिर्फ ये कराची नहीं, लाहौर हो या इस्लामाबाद, जराइम जो हो रहे होते हैं उसमें थाने की इन्वॉल्वमेंट होती है। कोई मुनशियात का अड्डा नहीं चल सकता, कोई गुटके की फैक्ट्री नहीं चल सकती, कोई लैंड ग्रैबिंग नहीं हो सकती, कोई स्ट्रीट क्रिमिनल आगे नहीं बढ़ सकता अगर थाने की आशीर्वाद हासिल ना हो। और ये थाना सिर्फ थाना नहीं होता, ऊपर जो है वो डीएसपी होता है, उससे ऊपर एसएसपी का ऑफिस होता है, उससे ऊपर डीआईजी होता है, उससे ऊपर आईजी होता है और उससे ऊपर पॉलिटिकल गवर्नमेंट होती है। भत्तों का एक पूरा निजाम है जो चल रहा है। ये पूरे इस निजाम के तहत जो है वो लोगों को लूटा जा रहा है। ये कोई एक एसएचओ नहीं कर रहा। पुलिस वाले से पूछेंगे तो वो अपने 50 मसले बता देगा और वो है, उसको भी एड्रेस करना चाहिए। तो हाफिज साहब, कराची वालों का जो हल है, इन तमाम मसाइल का जो हल है, वो कब और कैसे निकलेगा? ये बहुत अहम सवाल है। अब देखें, कराची वालों का अब जो हल है ना, कराची वालों के हाथ में, और वो ये है कि वो कम से कम अब इस बात का फैसला करें कि वो बाहर निकलें और जेन्युइन लीडरशिप पे मिले। किसी लिसानी नारे में मत आए, लड़ने में मत आए। हमने 35 साल बर्बाद कर दिए, हमारी बच्चों से तालीम छिन गई, हमें चिंचियों पे लाकर हमारी माओ बहनों को रख दिया और गन पॉइंट के ऊपर इस वक्त हम मौजूद हैं। हम सब गैर महफूज हैं इस वक्त, और अगर महफूज होना है, अपने बच्चों का मुस्तकबिल चाहिए, मायूस मत हो। हम सबको बाहर नहीं भेज सकते, हम बाहर नहीं भेज सकते सबको, इधर ही रहना है हमें। जब हमें यहां रहना है तो पूरे एतमाद के साथ रहें। आप बाहर निकलें, आप एहतजाज भी करें, जेन्युइन लोगों के साथ एहतजाज करें, 2 नंबर लोगों के साथ नहीं करें जो उनकी तमन्नाओं का खून करें। और जिस दिन आपका दिन हो वोट डालने का, तो आप खुदा के लिए जो है वो सही फैसला करें, शराबों के पीछे धोखा मत खाएं। ऐसे लोग देखें, मैं आपको बताऊं, इस वक्त जितने MNA MP हैं, इल्ला माशाअल्लाह चंद होंगे शायद, उनमें से किसी को ये सिक्योरिटी का मसला इसलिए नहीं है कि उसके साथ पुलिस वाले भी हैं, उसकी बड़ी गाड़ी है, उसकी गाड़ी उसके घर के कार पोर्च में जाके पार्क होती है। ये हमारी तरह नहीं है कि हम बाहर खड़े हो तो पहले दाएं देखें फिर बाएं देखें और फिर उसके बाद आराम से चाबी लगाएं अपनी जो है वो ताले में, पहले खुद अंदर बच्चों को अंदर दाखिल करें और फिर हम खुद अंदर दाखिल हों। ये हमारी तरह के लोग नहीं है, ये अलग मखलूक है, इसलिए इनको एहसास नहीं है, चाहे वो अपोजिशन हो चाहे हुकूमत हो। आप मुझे बताएं, इनको टिकट मिलते हैं इनकी गाड़ियों पर, इनके अरबों रुपए पर। करप्ट लोग एक बड़ी तादाद में मौजूद होते हैं जिनको इस बुनियाद पर ये सारी पार्टियां जो ईमानदारी के दावे कर रही होती हैं, लोगों को इसी तरह आगे बढ़ाती हैं। तो लोगों को भी तो सोचना होगा, कराची के लोगों को, जो एक दिन उनके वोट का है वो जेन्युइन लोगों को दें, उनके हालात बदल जाएंगे इंशाअल्लाह ताला। ठीक है हाफिज साहब के मतलब लोगों को भी अब अपने बारे में सोचना है, लेकिन साथ साथ हाफिज साहब हम ये भी समझते हैं कि हुकूमत को भी अब कुछ सोचना चाहिए कराची के शहरियों के लिए। हाफिज नईमुर रहमान साहब, बहुत शुक्रिया, आपने में सबसे पहले पाकिस्तान में ज्वाइन किया, इस अहम मौजू पर बात की, इस अहम मसले पर बात की जिसका हल निकलना अब बहुत ज़रूरी बनता जा रहा है, क्योंकि शहरी, मासूम शहरी अपनी जान गंवा रहे हैं, लुटते जा रहे हैं, घरों में महफूज नहीं है, बाहर महफूज नहीं है। खैर ये आम मामला जिसका जिक्र अब हुआ, यहाँ पर एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होंगे। बहुत सारी बातें, बहुत सारे सेगमेंट्स हैं जो प्रोग्राम में शामिल करना है। सुबह सवेरे पाकिस्तान में एक बार फिर आपको खुशामदीद करते हैं। एक नई सुबह, एक नई आगाज, एक नई दुआ के साथ कि आने वाला ये जो हफ्ता है और ये नया दिन है आपके और हम सब के लिए बहुत खैर व आफियत के मामलात फरमाए। लेकिन अब जरा बात करते हैं कुछ सियासी माहौल की। अगर मैं बात करूं तो एक गैलप सर्वे के मुताबिक जो तादाद है वो डेफिनेटली शाजिब शेयर करेंगे आपसे, लेकिन मैंने जो नोट किया वो था 23, 22, 10 और 2%। ये क्या है? ये है वो जनाब वो सर्वे जिसके हिसाब से पता ये चला है शाजिब कि इस बार
दो बड़ी सियासी पार्टियों का बहुत टक्कर के साथ मुकाबला होने वाला है और ये सर्वे में साबित हुआ है। क्योंकि मुलाकातें जारी हैं, मुलाकातें भी हो रही हैं, साथ में अदम एतमाद की तहरीक लाने के लिए जो कोशिशें हैं वो भी जारी हैं। ऐसे में आइंदा इंतखाबात का भी जिक्र हो रहा है। तो इन जिक्र में जब ये होते हैं तो साथ हम ये देखते हैं कि आम इंतखाब होने की सूरत में जैसे कि दो पार्टीज का जिक्र कर रही है माया, तो सर्वे से ये पता लगा है कि पीटीआई और नून लीग इन दो पार्टीज में जो है वो ऐसा सख्त मुकाबला होने जा रहा है, इसकी तवक्को की जा रही है सर्वे के मुताबिक। गैलप पाकिस्तान ने हाल ही में अवामी आरा पर मबनी नया सर्वे जारी किया है जिसमें शहरियों ने पीटीआई को वोट देने के लिए पहली और नून लीग को दूसरी पसंद करार दिया है। इसकी क्या डिटेल्स हैं वो जानने के लिए हमने राब्ता किया है। एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर गैलप पाकिस्तान बिलाल गिलानी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। बिलाल साहब आपको कहेंगे सबसे पहले पाकिस्तान में, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। सर सबसे पहले तो बताइएगा कि ये कितने अफराद की राय पर मबनी है सर्वे? जी बहुत शुक्रिया आपने बुलाया। तो ये वाला सर्वे तकरीबन 5,500 पाकिस्तानी जो दुनिया पाकिस्तान भर में चारों सूबों में अर्बन और रूरल इलाकों में फैले हुए थे उन पे मबनी है सर्वे जो है। राइट अच्छा बिलाल भाई, सबसे पहले ये वाली बात के जो मैंने परसेंटेज का, प्लीज डू करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, कि 23%, 22%, 10% एंड 2% ये जो फिगर से सबसे ज्यादा नुमाया थे आपके सर्वे में। पीपल्स पार्टी और जमात इस्लामी की मकबूलियत कितनी रही ये भी बताइएगा साथ साथ। जी बिल्कुल। तो हमने ये सवाल किया लोगों से कि आइंदा होने वाले यानी 2023 में होने वाले कौमी असम्बली के इंतखाबात में आप किसको वोट देंगे। तो नेशनली तो बिल्कुल इसी तरह से पिक्चर नज़र आई कि 23% पाकिस्तानियों ने ये कहा कि वो पीटीआई को वोट देंगे, 22% ने कहा कि वो मुस्लिम लीग नून को देंगे, और ये बहुत ही आपने सही कहा कि कांटे का मुकाबला है। 10% पीपल्स पार्टी, 3% जमीयत उलमा इस्लाम, 2% तहरीक लब्बैक पाकिस्तान और फिर दीगर पार्टीज। तो इसमें एक जो और चीज़ नुमाया नज़र आई वो ये कि तकरीबन 1/3 पाकिस्तानी जो हैं उन्होंने ये कहा कि अभी हम या वोट नहीं देंगे, आजकल किसी के बारे में सोच नहीं रहे, या ये कि जब वक्त आएगा तो फिर बताएंगे। तो इसलिए इनकी कितनी तादाद थी? मेरे ख्याल में ये वो लोग हैं जो थोड़ा सा मायूस हैं शायद इस वक्त इन हालात से, तो इनकी तादाद कितनी थी? तो ये तकरीबन 22% यानी ऑलमोस्ट 1/4 पाकिस्तानी ये कह रहे हैं, और 11% ये कह रहे हैं कि वक्त आएगा तो फिर ही हम चूज़ करेंगे। हमारा एक मकसद जो है वो इस सर्वे को करने का ये था कि अभी आप देखें तो इलेक्शन कैंपेन ऑलमोस्ट शुरू हो रही है। इमरान खान साहब मंडी बहाउद्दीन गए, वहाँ उन्होंने कहा कि मैं अपनी इलेक्शन कैंपेन स्टार्ट कर रहा हूँ। तो मकसद ये था कि कैंपेन के शुरू में देखा जाए कि इस वक्त लोगों का क्या तासुर था और फिर कैंपेन का उसके ऊपर क्या इफेक्ट आता है, क्या चेंजेस आते हैं। ये फिर हम गाये बगाये सर्वे करके देखते रहेंगे कि उखाड़ पछाड़ जो है वो किस डायरेक्शन में जा रहा है। बिल्कुल ठीक। यानी कि ये देखा जाए कि अवाम का जो भरोसा है वो इस गैलप सर्वे में वो खत्म होता हुआ नजर आया, वो डिसअपॉइंटेड ज्यादा नजर आया, क्योंकि अगर जहां तक अगर 22-23% ये देखते हैं कि अवाम ने नून लीग को और पीटीआई को जो है बराबर बराबर टक्कर का मुकाबला अगर दिया है, तो उतनी ही तादाद अवाम की है जिनका ट्रस्ट लेवल बिल्कुल भी नहीं है, किसी भी पार्टी पर भरोसा नहीं। हाँ, वो किसी पर भरोसा नहीं है उनको, है जी। बिल्कुल। इसमें इलेक्शन से कुछ अरसा पहले जैसे अभी हम सर्वे करें तो कुछ इससे सिमिलर राय पाकिस्तान में भी नजर आती है और दुनिया भर में भी नजर आती है कि लोग जो हैं वो राय अभी कायम नहीं की होती, अच्छा, राय कायम करने की तरफ जा रहे होते हैं। हम ये फिगर इसलिए भी शेयर करते हैं क्योंकि पॉलिटिकल पार्टीज के पास ये जो 22% हैं ये एक तरह से इस वक्त अवेलेबल है अपने उनको अपनी तरफ अपने कैंप में ले जाने के लिए। तो ये 22% पाकिस्तानी जो है वो इंतज़ार कर रहे हैं कि पीटीआई उनसे कोई राब्ता करे, उनके लोकल लोग उनसे राब्ता करें, पीटीआई पीएमएल-एन के लोग उनसे राब्ता करें, पीपल्स पार्टी के लोग उनसे राब्ता करें। तो ये एक तरह का एक वोटर बेस है जो इस वक्त ना एक साइड पे है ना दूसरी साइड पे है। फेंस सिटर्स हैं जो कि अवेलेबल हैं किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को ज्वाइन करने के लिए। एक मैं इसमें नुक्ता आपके सामने रखना चाहता हूँ, वो ये कि नेशनली तो ये पिक्चर है कि 23% पीटीआई और 22% पीएमएल-एन यानी ऑलमोस्ट कांटे का मुकाबला। मगर अगर आप लार्जेस्ट सूबा जो कि पंजाब का है वहाँ देखें तो एक कंफर्टेबली पीएमएल-एन आगे है, यानी 30% लोगों ने ये कहा कि पीएमएल-एन को और 24% ने कहा कि पीटीआई को। ये जो 6% का मार्जिन है, हमने ये देखा है कि इसमें इतना मार्जिन अगर हो तो पीएमएल-एन को या जो लीडिंग पार्टी है उसको सीटों में एक बरतरी सी नजर आ जाती है। क्योंकि तो बिलाल साहब हम दीगर सूबों की बात कर सकते हैं कि दीगर सूबों में क्या सूरत हाल है?
बिल्कुल। सो पीएमएल पंजाब में तो ऐसा लगता है कि इस वक्त अगर देखा जाए तो पीएमएल एन आगे है, हालांकि नेशनली पीटीआई आगे है, पीएमएल एन पंजाब में आगे है। अगर हम केपी की तरफ आ जाएं तो केपी में पीटीआई को एक रीजनेबल एज हासिल है, वहाँ पर 32% ये कहते हैं कि वो पीटीआई को वोट देंगे। सेकंड पार्टी पीएमएल एन है 15% पे, तो एक बहुत ह्यूज गैप है। और ये अगर सीट और वोट को देखें तो सीटों में उनको इससे ज़्यादा एज मिल सकता है। तो पीटीआई ने ये तीसरा अगर इलेक्शन होगा जिसमें पीटीआई आगे। थैंक यू लाल भाई, थैंक यू सो मच। गैलप सर्वे के साथ आपने जो है हमारी अनुमति फरमाई और हमें ये क्लियर किया साथ साथ कि इस आवाम का ख्याल है और रद्द अमल है वो क्या है, किस पर भरोसा कर रहे हैं, किस पर नहीं कर रहे हैं, क्योंकि आवाम का भरोसा बहुत जगहों पर हिल चुका है। लेकिन अगर देखा जाए तो पाकिस्तान बहुत सारे शोबों में तरक्की भी कर रहा है। दुनिया में आईटी के ऊपर बहुत काम हो रहा है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ऊपर बहुत काम हो रहा है, और पाकिस्तान को इस तरह के कहते हैं ना कि डिजिटल वर्ल्ड में हमने कदम नहीं रखा तो हम ऑलरेडी बहुत सारे शोबों में पीछे हैं। अगर हमने यहाँ पे भी पीछे रह गए तो वो वाली बात है, अफसोस और हाथ मलते रह जाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं है। ऐसा नहीं है। और सदर पाकिस्तान आरिफ अलवी साहब को भी यही फिक्र सताई थी, और इसमें हमने ये देखा कि उन्होंने बहुत अच्छा इनिशिएटिव जो हम देख रहे हैं जो प्रेसिडेंट साहब ने लिया है, प्रेसिडेंट इनिशिएटिव फॉर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड कंप्यूटिंग। इस मिशन में उनके साथ फलाही इदारे भी हैं, पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज भी शामिल है। साथ में इस सिलसिले में नेशनल स्टेडियम कराची में हमने देखा कि आईटी कोर्स के लिए जो एंट्री टेस्ट का एहतमाम किया गया उसमें तकरीबन 20,000 से ज्यादा तलबा और तालिबात ने हिस्सा भी लिया। एक रौनक थी हम जो नेशनल स्टेडियम में देख रहे थे, और बड़ी खुशी होती है कि जब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात होती है, जब आईटी सेक्टर की बात होती है, तो इसके लिए हुकूमत को खास तौर पर काम भी कर रही है, एहतमाम भी कर रही है। और अब एंट्री टेस्ट पास करने वालों को जदीद टेक्नोलॉजी का मुफ्त कोर्स कराया जाएगा। एग्जैक्टली इस तमाम अगर इस मरहले से निकलने वाले तलबा और तलबात हैं, अगर उनमें से जो कामयाब शाइनिंग स्टार्स होंगे तो उनके बाकायदा आगे के लिए उनको पूरा सपोर्ट किया जाएगा। ये तो बड़ी बिल्कुल सपोर्ट किया जाएगा। तो ले सकते जाके बिल्कुल हम भी, अब तो खैर टेस्ट हो गया, लेकिन अगले टेस्ट में हम जरूर शामिल होने की कोशिश करेंगे। लेकिन इस पर बात करना बहुत जरूरी है, इसके बारे में डिटेल्स जानना बहुत जरूरी है, मालूमात हमें हासिल भी करनी है और आपको तक भी पहुंचानी है। इसी सिलसिले में बात करने के लिए हमें ज्वाइन किया है PIAIC के CEO जिया खान साहब ने हमें स्टूडियो में। अस्सलाम वालेकुम, आप प्रेजेंट हैं यहाँ के, कैसे आप खैरियत से, ठीक ठाक हैं? गुड मॉर्निंग। अच्छा सर, सबसे पहले तो बताइएगा जो बहुत बड़ा इनिशिएटिव लिया गया है, कल टेस्ट में हमने देखा बहुत सारे तलबात जो हैं, तलबा और तलबात जो हैं उन्होंने हिस्सा लिया। कितनी बड़ी तादाद थी उनकी? तकरीबन 25-26 हज़ार लोग थे, और क्या कहते हैं एक जम्मा गफीर था। उसके कुछ नेगेटिव बातें भी हुई कि पूरी रोडें ब्लॉक हो गई और ये हुआ, मगर PSL से ज्यादा रश हो गया। PSL से ज्यादा था, क्योंकि मैंने PSL भी देखी है काफी क्लोजली, आपने भी देखी होगी, मगर PSL से ज्यादा था। ये बता रहा है, जैसे अभी आप सर्वे का जिक्र कर रहे थे, जो मायूसी है ना, ये टनल है। लोग इस वक्त शदीद किस्म की महंगाई बहुत है, शदीद किस्म की प्रॉब्लम में, आप भी हैं, मैं भी हूँ, सब है जो भी पाकिस्तान में है। और खास तौर पे जो सैलरीड क्लास है और पढ़ी लिखी क्लास है, इसमें खवातीन भी हैं, बिल्कुल ऐसे, और मर्द भी हैं, इवन बड़ी उम्र के लोग जो पहले सिक्योर होते थे अपनी जॉब्स में, यानी 40-50 वाले ना, बिल्कुल रिलैक्स्ड होते थे कि यार अब तो सेट हो गया। अब वो नई इकोनॉमी में कोई सेट नहीं है, कोई सेट नहीं है। तो इसमें अच्छा, ये सिर्फ पाकिस्तान में नहीं है, ये ग्लोबल फिनोमेना है। सही कह रहे हैं आप। आपने ये देखा होगा कि जो ट्रंप का राइज था ना, वो भी यही फिनोमेना था। और पाकिस्तान में तो मसला ये है कि पॉलिटिकल पार्टीज इतनी स्ट्रांग भी नहीं है, और इतनी एक बहुत बड़ा वैक्यूम क्रिएट हुआ है। और हमेशा ये हुआ है हिस्ट्री में कि जब भी वैक्यूम होगा वो फिल होगा। तो हम ये चाह रहे हैं कि ये तालीम से फिल हो, ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की तालीम से हो। देखिए, जैसे हम यहाँ इस वक्त टीवी में बैठे ना जी, एक और नया दौर आ रहा है, वो है मेटावर्स का। मेटावर्स जो है ना, वो एक ऐसी टेक्नोलॉजी है कि जो 3D को लेके आपके वेब को 3D की तरफ लेके जाएगी। अच्छा, मिसाल के तौर पे आप अभी बैठे हैं, यहाँ पे एंकर्स हैं, आइंदा आप एंकर तो होंगे, मगर आपका मेटावर्स में अवतार होगा। बिल्कुल बिल्कुल ऐसे। अच्छा, और आप ग्लोबल फॉर्म में ग्लोबल लोगों से इंटरेक्ट कर रहे होंगे, यानी मैं भी बैठा। हम तो इवन देख रहे हैं कि मेटावर्स में अब तो लोग उस ग्लोबल वर्ल्ड में प्रॉपर्टीज खरीद रहे हैं, बहुत कुछ कर रहे हैं, बकायदा एग्जिस्ट कर रहे हैं। अब अभी डिसेंट्रलैंड पे जाएं,
आपको आई चंडीगढ़ रोड पे हबीब बैंक प्लाजा की जो जगह है वो करोड़ों रुपए में बिक रही है। बिल्कुल ऐसे। लेकिन सर ये सारी सूरत देखते हुए अब मुझे बताइएगा कि इस प्रोग्राम की जब हम बात कर रहे हैं, खासतौर पर जो इनिशिएटिव लिया गया है, इसमें कौन कौन से कोर्सेज हैं, ये क्या मौके पैदा करने जा रहा है ये इनिशिएटिव? अच्छा, ये मेटावर्स के मुख्तलिफ पिलर्स हैं। ठीक। पहला पिलर जो है ना वो क्लाउड कंप्यूटिंग है, क्योंकि मैसिव होगा। जैसे अभी है ना 92 न्यूज जो है ना, उसमें मिलियंस ऑफ लोग इमर्स हुए होंगे। यानी अभी आप लोग 2 बैठे हुए ना, सबको 2 नजर आ रहे हैं। आइंदा क्या होगा कि 2 नहीं होंगे, मे भी इंशाल्लाह 2 मिलियन होंगे। 2 मिलियन होंगे, 2 मिलियन लोग मेटावर्स, जो 90 न्यूज का वर्स है ना, यानी आप समझ रहे 92 न्यूज की यूनिवर्स, उस यूनिवर्स के अंदर बैठे हुए होंगे। अच्छा, अब उसके लिए आपको जबरदस्त किस्म की बैक एंड क्लाउड कंप्यूटिंग चाहिए। अच्छा, क्योंकि एक ही जगह पे प्रेजेंस पे कोई अपना हाथ हिला रहा है, कोई बात कर रहा है, कोई आप जैसे बात कर रहे हैं, तो वो सब। अच्छा, तो पहला तो क्लाउड कंप्यूटिंग, फिर उसमें अवतार्स को इंटेलिजेंस 2 तरह से आएगी। एक तो अवतार जो चला रहा है उसकी वजह से आएगी, मगर इन्वायरमेंट की इंटेलिजेंस वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की वजह से आएगी। राइट। तो फिर दूसरा वाला आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, फिर तीसरा क्या कहते हैं इंटरनेट ऑफ थिंग्स, वो फिजिकल दुनिया से भी कनेक्ट होगा। जैसे कराची का टेम्परेचर क्या है, वो मेटावर्स में भी, अगर कराची में बारिश हो रही है तो मेटावर्स में भी बारिश हो रही होगी। बिल्कुल ठीक। अच्छा, तो तीसरा IoT है। तो मैंने अभी तक 3 का जिक्र किया, क्लाउड कंप्यूटिंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इंटरनेट ऑफ थिंग्स, और फिर जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो Web 3 है, यानी इकोनॉमी। वो जो क्रिप्टो ये जो है ना, इथेरियम, डिजिटल करेंसी, डिजिटल करेंसी, ये सब इकोनॉमी चल रही होगी। अच्छा, तो ज़िया साहब जितना भी आपने अभी तक जो इस मौजू की बात की, ये कोर्सेज के हवाले से बात की, 4 कोर्सेज हैं। तो क्या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ब्लॉकचेन, क्लाउड और इंटरनेट ऑफ थिंग्स। बिल्कुल ठीक है। अच्छा, अब लड़कियों की, खवातीन के हवाले से भी जो अपने सड़कें बंद करवाई दी माशाल्लाह से, तो खवातीन की कितनी सीट्स हैं, लड़कियों के लिए क्या अपॉर्चुनिटीज हैं? प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान चाहते हैं कि ये खवातीन खासतौर पे आए, और खास तौर पे जो इवन मेरिट खवातीन है, वो इकोनॉमी में अब उनको उनको खुद भी एहसास हो रहा है कंट्रीब्यूट करना पड़ेगा। तो तकरीबन 20% के करीब कल कोई 3000-4000 खवातीन आई हुई थी। अच्छा, और बहुत बड़ी तादाद थी, और वॉलंटियर्स की भी बहुत बड़ी तादाद थी। तो सर इसके लिए कोई क्वालिफिकेशन कोई खास चाहिए, एज ग्रुप कोई खास चाहिए, या एनीवन हु वांट्स टू गेट इनटू? एनीवन विद मैथ्स, बेसिक मैथ्स एंड, अगर आपके पास हाई स्कूल मैथ्स है और इंग्लिश है, क्योंकि किताबें सारी अंग्रेजी में। बिल्कुल ऐसे ही। तो अगर ये 2 चीजें हैं, तो हमने रफली मैट्रिक की रखा है और उसका टेस्ट ले लिया, मैथ्स और इंग्लिश, यानी कि टेस्ट ले रहे हैं आप लोग, तो वेरी गुड। अच्छा सर, यहाँ पर एक पॉइंट है जो मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, जैसे कि ट्रेनिंग दी जा रही है, ट्रेनिंग के बाद एंटरप्रेन्योरशिप की तरफ जाया जाएगा, उसके बाद हम बात करते हैं कामयाब जवान प्रोग्राम की, क्या उससे मुस्तफीद हो जाएगा? और ये नौजवान ये देखें, गवर्नमेंट जो है ना एक हद तक सपोर्ट कर सकती है। हमें ये समझना चाहिए कि इस नई दुनिया में ना, अब आप कहें कि 92 न्यूज को गवर्नमेंट फंड कर दे, तो ये पॉसिबल नहीं है। बिल्कुल। क्या कहते हैं, पहले ये होता था, मगर अब ये पॉसिबल नहीं है। तो इसके लिए जो वेंचर कैपिटल इंडस्ट्री है वो पाकिस्तान में परवान चढ़ रही है, ठीक है, और एंजल इन्वेस्टर्स आ रहे हैं। इस वक्त पिछले साल $300 मिलियन पाकिस्तान में पहली दफा, पहले तो कभी वीसी यहाँ था ही नहीं, वीसी एंचर आए। अच्छा, अब एक और चीज भी आई है जो मैं अपने नाजरीन से रिक्वेस्ट करूंगा, आप जाइए पॉलका स्टार्टर और डग स्टार्टर की वेबसाइटों पे जाएं। अब वहां क्या हो रहा है कि वहां पे ग्लोबल फंडिंग रेज हो रही है, अच्छा, क्रिप्टो में। अच्छा, ताकि ये जो पैसे जो हैं, देखें दोनों चीजें चाहिए। आपने, मैं हैरान हूं कि आपको एकदम ग्रास्प है इस चीज की, ये 2 व्हील है। जैसे कहते हैं ना शादी में मियां बीवी 2 व्हील हैं, यहाँ भी 2 व्हील है, एजुकेशन और स्टार्टअप फंडिंग। बहुत बिल्कुल ऐसा ही। अगर ये दोनों कंपनी साथ नहीं होंगे तो मामला नहीं चलेगा। बिल्कुल ऐसा ही है। अच्छा सर, मैं एक और चीज बहुत गौर से सुन रही थी आपकी बातें, कि जो शॉर्ट कोर्सेज भी हैं जो करवाए जाएंगे, उन शॉर्ट कोर्सेज में यही चारों जो शोबे हैं, इन्हीं के शॉर्ट कोर्सेज भी कराए जाएंगे। शॉर्ट कोर्स का लफ्ज जो है ना, वो थोड़ा सा मेरी नजर में बदनाम हो गया है। क्यों? लोग ना सोचते हैं नहीं 3 महीने में ना जादू हो जाएगा। अच्छा, हम सब सीख जाएंगे, हम 3 महीने सब सीख जाएंगे। अच्छा, सारी जिंदगी कुछ नहीं सीखा, अब 3 महीने में जीनियस बन जाएंगे। अच्छा, ऐसा नहीं होने वाला, ऐसा नहीं होने वाला।
आपको वैसे तो कोर्स जो है ना वो साल भर का है, मगर आपको 1.25 साल लगेगा और उसके बाद थोड़ी आपको प्रैक्टिस भी करनी पड़ेगी। शुरू में आप ऐसा नहीं, अपना एफर्ट बहुत सबसे ज्यादा। अच्छा, अपॉर्चुनिटीज यहाँ पर शाह से बिल्कुल, हम इसी तरफ में आ रहा था कि जिस तरीके से हम फिजिकल क्लासेस की बात कर रहे हैं, इसमें अभी इनिशियली सारी ऑनलाइन क्लासेस होंगी स्टूडेंट्स के लिए। ऑन साइट भी है, ऑनलाइन भी है। पूरे पाकिस्तान से लोग ऑनलाइन शरीक हो सकते हैं और कराची में ऑन साइट है। ये अभी कोरोना से स्लोली फिर पूरे कराची में ऑन साइट भी करेंगे। तरीकाकार बता दें, अगर कोई नौजवान चाहता है, इस वक्त मुझे जैसे नौजवान अगर शामिल होना चाह रहे हो तो कैसे होंगे? अच्छा, सबसे पहले इस वक्त तो एडमिशन क्लोज हुए हैं, क्योंकि अगर हमने इस वक्त ओपन किए ना तो 3 नेशनल स्टेडियम और बढ़ जाएंगे। तो हमारी ये भी ग्रोथ अच्छी है, लेकिन ये भी ग्रोथ अच्छी है, क्रिकेट के लिए और मैदान होंगे। अच्छा, वो तो और इस वक्त ऑस्ट्रेलिया की टीम भी आने वाली है, तो बड़ी गड़बड़ हो जाएगी। तो नॉर्मली क्या करें, PIAIC.org पे जाएं। PIAIC प्रेसिडेंशियल इनिशिएटिव फॉर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड कंप्यूटिंग.org। अच्छा, इस पे गवर्नमेंट की कोई फंडिंग नहीं। सबसे अच्छी बात क्या है, ज्यादातर फंडिंग जो है वो सैलानी की है, ज्यादातर फंडिंग जो है कराची के मुखय्यर हजरात की है, और सबसे ज्यादा मेरे और आप जैसे लोगों की है। मेरा दोस्त है जीशान हनीफ, उसकी फंडिंग है, उसने अपने पैसे पर्सनल लगाए हुए। मेरी एक और दोस्त है हिरा खान, उन्होंने अपने लगाए हुए पैसे। इसी तरह मेरे और आपने लगाए। ये गवर्नमेंट ऐसा नहीं है कि देखें गवर्नमेंट से उम्मीद नहीं कर रखे हैं पाकिस्तान को बचा ले, बड़ी बात है। एक दूसरे को सपोर्ट किया जा रहा है, जो मुखय्यर भी नहीं, छोटे भी। देखें, हम में से बहुत सारे इतने करोड़पति नहीं है, मगर दिन के 2 घंटे तो दे सकते हैं ना, मैं भी 1 घंटा दे सकते हैं, और अपनी भी। अच्छा, और क्या अपने फैमिली को पूरे लेके आ रहे हैं। ये रिले रेस की तरह है कि आप आगे बढ़े तो आप दूसरे को साथ लेकर आगे चले, और इससे नुकसान कोई नहीं होगा। बिल्कुल नुकसान कोई नहीं होगा, बहुत सारे फायदे होंगे। थैंक यू वेरी मच ज़िया खान साहब, आपने हमें ज्वाइन किया सबसे पहले पाकिस्तान में, और इस तरीके से देख रहे हैं कि ये मामला आगे बढ़ रहा है AI का। इसमें हमारे स्टूडेंट्स को, हमारे नौजवानों को आगे आना बहुत जरूरी है। थैंक यू वेरी मच सर फॉर ज्वाइनिंग अस। तो ये तो बात हो गई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की, उन नौजवानों की जो इस वक्त मौके उनको फराहम किए जा रहे हैं और वो आगे बढ़ रहे हैं। बिल्कुल ऐसा ही है। वाज अ वेरी एक्चुअली प्लेजेंट सेगमेंट, जिसमें बड़ा मजा आया सुन के ज़िया खान साहब के साथ, और जानने को मिला कि कैसे नौजवान आगे बढ़ सकते हैं। अच्छा, अब आगे बढ़ने की बात है तो थोड़ा सा एक और अवेयरनेस भी क्रिएट करते चलते हैं कि अक्सर लोग देखा गया है कि लोग या बच्चे जो हैं स्पेशली, जब उनको वॉमिट आ रही होती है या वो नॉशियस होते हैं। अच्छा, नौजिया का ये है कि वो नौजिया में वो ऑलरेडी अपने उस फॉर्म में आ जाता है कि भाई मुझे वॉमिटिंग आ रही है, लेकिन अक्सर क्या होता है वो वॉमिटिंग के बीच में अपना मुंह कवर कर लेते हैं। अच्छा, ये कवर करना बिल्कुल हेल्दी नहीं है। ऑब्वियसली इसके फैक्ट्स एंड फिगर्स आपसे शेयर करेंगे, लेकिन उससे नुकसान क्या हो सकते हैं, फायदा क्या हो सकते हैं। लेकिन ये वाली बात भी है कि साथ साथ जब कोई बच्चा या कोई भी वॉमिट कर रहा हो, हमारे घरों में बताया गया शाहजेब के फौरन जो है ना माथे को, सर को पकड़ लेना चाहिए जोर से। उसका ये बिकॉज वो प्रेशर पड़ता है तो आपके सर पे पड़ता है, और रोकना नहीं चाहिए। उसकी क्या वजह है? अच्छा, एक तो हमारे बड़े हैं जो हमें बहुत सारी चीजें बचपन में बता रहे होते हैं, समझा रहे होते हैं, वो हम खैर वो भी सुन रहे होते हैं, लेकिन साथ साथ कुछ डॉक्टर्स हैं जो टेक्निकली आपको, या कह लें कि अपनी लॉजिकली है, वो आपको समझाने की कोशिश की जा रही होती है। क्योंकि साथ में हम एग्जांपल देख रहे हैं एक बच्चे की कि जब उसको वोमिट आई और वोमिट के बाद उल्टी सांस की नाली में चली गई, सिर्फ इस वजह से क्योंकि उसने हाथ अपने मुंह पर रखा था, और इसी वजह से उसी लम्हे उस बच्चे की मौत हो गई। तो ये बड़ी खतरनाक चीज है जिसको समझना बहुत जरूरी है कि जब किसी बच्चे को या किसी को भी वोमिट की प्रॉब्लम हो तो किस तरीके से उसको हैंडल करना है या उस बच्चे को उस वक्त क्या करना है। तो इसी मामले को समझने के लिए हमने राब्ता किया है जनरल फिजिशियन डॉक्टर वसीम साहब हमारे साथ मौजूद हैं। डॉक्टर साहब आपको खुशामदीद करेंगे सुबह में। बड़ा अहम मौजू है, बड़ा ये आम इशू है, हर घर में देखा जाता है, बच्चों को प्रॉब्लम का सामना होता है, वोमिट आती है, मुंह पे हाथ रखा जाता है। सर, ये कितना नुकसानदेह साबित हो सकता है, कितना खतरनाक साबित हो सकता है? बहुत शुक्रिया। देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और ये रोजाना के घर का मसला है, क्योंकि अभी देखिए आगे आने वाले मौसम में, गर्मी का मौसम भी आ रहा है, तो इसमें भी हमारे यहाँ यूजुअली कॉमनली देखा जाता है कि उल्टी और मोशन की अलामत थोड़ा बच्चों में ज़्यादा होती है। उल्टी चूंकि मैदे से आ रही होती है, और मैदा जो होता है वो जब खाना हजम कर रहा होता है तो उसमें तेजाब आता है। ये नेचुरल है, ये खुदा तरफी है कि वो अल्लाह की तरफ से उसमें जो है H2O जो आता है, और साथ में जो है H2SO4 के साथ वो मिक्स होता है, जो कि तेजाब की एक वैरायटी होती है, और ये खाने को डिस्ट्रैक्ट करके उसको हाजमे के अमल को शुरू करता है। अब अनफॉर्चुनेटली किसी वजह से अगर बच्चे को उल्टी आती है तो ये रिवर्स मैकेनिज्म होता है, और इस रिवर्स मैकेनिज्म की वजह से वो जो मैदे में उसके कंटेंट्स पड़े हुए हैं, जो कि ग़िज़ावी है, साथ में मैदे के कुछ जूसेस भी हैं, और साथ में उसके वो तेजाब भी है जो कि मौजूद है। तो ये चीज़ के मौजूद होने की वजह से जब वो उल्टी बाहर आती है तो वो अगर उसको
निकलने दिया जाए, उसको रोका ना जाए, क्योंकि अगर आप उसको रोकते हैं तो फिर सांस तो इंसान लेता है। देखिए ये एक नेचुरल मैकेनिज्म है कि जैसे ही इंसान सांस लेता है तो उसके मैदे का हिस्सा रुक जाता है, वहां पे आदमी कुछ खा नहीं सकता, वो सांस ले रहा होता है। और जब उसको खाने का अमल होता है या मैदे का हिस्सा खुलता है तो सांस की नाली रुक जाती है। लेकिन चूंकि अगर उल्टी वाला कंटेंट जिसमें तेजाब शामिल है वो मुंह में मौजूद हो और वो थोड़ी देर तक अगर उसको आप 10-15 सेकंड या थोड़ा ज्यादा टाइम के लिए रोक ले मुंह में, तो अल्टीमेटली इंसान लामाला सांस लेगा। तो जैसे ही वो सांस लेगा तो ये जो कंटेंट है कि तेजाब शामिल है, ये फौरन सांस की नाली से फेफड़े में चला जाता है। अब सांस की नाली और फेफड़ा ये बड़ा सेंसिटिव एरिया है, यहाँ सिवाय हवा के अगर आपको कोई एक जर्रा भी चला जाता है तो एक नेचुरली कफिंग मैकेनिज्म शुरू हो जाता है जो कि उसको निकालता है कि हवा के अलावा हमें कुछ और नहीं चाहिए। तो वो फिर वो ज्यादा मिकदार में चला जाए, जितने भी मिकदार में चला जाए तो वो फिर उसको जो है कॉन्स्ट्रैक्ट कर देता है, यानी सांस की नाली को और फेफड़े के उन एरियाज को जहाँ पे कि एक्सचेंज हो रहा होता है, ऑक्सीजन जज्ब हो रही होती है और कार्बन डाइऑक्साइड निकल रहा होता है, तो वो उनको कोलैप्स कर देता है, बंद कर देता है, तो वो इमीडिएटली रुक जाता है। माफ कीजिएगा। अच्छा डॉक्टर साहब, अगर बात किया जिस तरह आप साथ साथ बताते जा रहे हैं, उसी सिचुएशन में अगर बच्चे को खांसी आए तो अक्सर जो है वॉमिट इस तरह साथ जुड़ जाती है, तो अक्सर बड़े जो होते हैं उनको वो बिठा देते हैं या खड़ा कर दे, सीधा कर देते हैं, तो क्या ये तरीका सही है या ये भी गलत तरीका है? प्लीज जरा बताइएगा। देखिए बैठाना या खड़ा करने से कोई एडिशनल फायदा नहीं होता, बस ये है कि जो चीज आ रही है उसको बाहर निकलने दें। हाँ, उस वक्त अगर वो लेटा हुआ है बिल्कुल सुपाइन पोजीशन में लेटा हुआ है तो ऐसी सिचुएशन में एस्पिरेट करने के चांसेस होते हैं या मुंह में रोकने के। तो उसको अगर वो लेटा हुआ है और उठने की पोजीशन में नहीं है, बास बच्चे होते हैं जो बेचारे बिस्तर पे होते हैं, तो आप उनको करवट कर दें या उनको बैठा दें ताकि जो चीज बाहर आ रही है बाहर निकलती चली जाए, वो रुके ना। अगर वो रुकेगी तो प्रॉब्लम करेगी, अगर वो बाहर इमीडिएटली निकल जाएगी तो फिर वो प्रॉब्लम नहीं करेगी। बिल्कुल ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसा ही है। यानी कि ये वाली कि आज इस पे आपने जो है बड़ा क्लियर कर दिया कि अगर बच्चों को वॉमिट आए, किसी को भी वॉमिट आए, तो उसके मुंह पे हाथ मत रखें। वो इस डर से वो भी जरा डॉक्टर साहब बता दीजिएगा कि भाई साइकोलॉजिकली आप ये समझते हैं कि किसी के सामने वॉमिट आ जाएगी तो शर्मिंदगी और एक एम्बैरेसमेंट का एक मौका होता है, वो फीलिंग ना आए ना कि बेटा अगर आ रही है तो निकाल दो, वरना तो तुम्हारी और तबीयत खराब हो सकती है, तुम्हारे लिए खतरनाक साबित हो सकता है। जी बिल्कुल जी, देखिए ना एक साइकोलॉजिकली एक वो चीज है कि जहन में ये कि उल्टी आ गई तो कोई बुराई नहीं है, अल्लाह की तरफ से है कि कोई चीज आ गई, ठीक है, कोई चीज पेट में चली गई। मैदा, देखिए मैदा इंसानी जिस्म कोई भी खराब चीज टॉलरेट नहीं करता है। अब उल्टी की वजह क्या है? या अंदर इन्फेक्शन चला गया या अंदर कोई इरिटेंट चीज चली गई है जिसको कि इमीडिएटली मैदा बाहर निकाल रहा है, उसको निकालने दें, निकल जाएगा, आपका मसला सॉल्व हो जाएगा। एंड यू विल फील बेटर। ठीक है, जनरल फिजिशियन वसीम साहब हमारे साथ मौजूद। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया। ये बड़ा अहम इशू है जिस पर बात करना बहुत ज़रूरी है। जो घरों में बच्चे मौजूद हैं, जो बड़े हैं, वालिदैन हैं, अगर वो सुन रहे हैं तो यकीनी तौर पर उनको इस पर अमल भी करना चाहिए और ख्याल रखना चाहिए। जब बच्चों को प्रॉब्लम आए तो उसका ख्याल रखें। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। यहाँ पर थोड़ी सी ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे और फिर बहुत सारी स्टोरीज पर बात करेंगे। इस तरीके से हम ये बात करते हैं कि रोज़ महंगाई बढ़ती जा रही है, महंगाई की खबरें आती रहती हैं। साथ हम बहुत सारे ऐसे सर्वेज होते हैं, नए आदात-ओ-शुमार होते हैं जो आपके साथ शेयर करते हैं, लेकिन जो नई कीमतें हैं वो हमें हैरान कर देती हैं कि किस तरीके से ये महंगाई में इजाफा हो रहा है। लेकिन इन सब के बावजूद जो वफाकी वजीर खजाना शौकत तरीन साहब, उनके मुताबिक पाकिस्तान 139 ममालिक में सबसे कम महंगा मुल्क है। कैसे? यानी कि एक सस्ता मुल्क है, एक बहुत महंगा मुल्क नहीं है, और ये मुवाजना किया जा रहा है 139 ममालिक से। लेकिन उन्होंने ट्विटर पर जो लिखा है उसमें कहा कि महंगाई से मुतालिक पाकिस्तान की रेटिंग उन्होंने पोस्ट की है। साथ में हमारा ये सवाल है, जो सवाल ये उठाया जाता है, जो एक्सपर्ट्स ये सवाल करते हैं कि पाकिस्तान की करेंसी रेट दीगर ममालिक की निस्बत इंतहाई कम है।
जैसे कि माया भी जिक्र कर रही हैं, और जब ये कम है तो मुल्क में इंपोर्टेड आइटम्स के दाम डॉलर के हिसाब से मुख्तस किए जाते हैं, तो फिर सवाल तो यही पैदा होता है कि इन अवामिल के साथ वाकई पाकिस्तान सस्ता मुल्क है या महंगा मुल्क है। तो ये जो सवालात हैं ये हमने अपने गेस्ट के सामने रखे हैं। ऑब्वियसली रखने कि हमें सवालों के जवाब चाहिए कि ऐसा कैसे हो सकता है, ये कौन सा सर्वे है, ये कौन से रीडिंग्स हैं, ये कौन सी रिसर्च है जिससे पाकिस्तान जो है वो सस्ता मुल्क है। हमारे साथ हमें ज्वाइन किया है, बिल्कुल हमें ज्वाइन किया हमारे माशिया डॉक्टर शुजात मुबारक साहब ने। शुजात खुशामदीद कहेंगे सबसे पहले पाकिस्तान में, और उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। सर आपसे बहुत सारे सवाल हमेशा हम करते हैं और आपसे समझने की कोशिश करते हैं मामलात। तो जिस तरीके से अब ये शौकत तरीन साहब का जो बयान है ये सामने आया है कि पाकिस्तान 139 ममालिक में सबसे कम महंगा मुल्क है, सबसे पहले तो बताइएगा ये मुमकिन कैसे है जब हम मुआवजा करते हैं दीगर तरक्की याफ्ता ममालिक के साथ, तो कैसे सस्ता है पाकिस्तान? थैंक यू वेरी मच। मेरी भी हमेशा ये ख्वाहिश होती है कि कोई अच्छी खबर लेके आऊँ, कोई अच्छी बात करूँ, लेकिन क्या करूँ कि वो सिचुएशन ऐसी होती है कि हमेशा जब बात शुरू होती है तो वो फिर उस तरफ निकल जाती है जिसको लोग अमूमन नहीं चाहते। लेकिन मैं आपको बताऊं, सबसे पहले तो शौकत तरीन साहब ने जो ये कहा है कि पाकिस्तान दुनिया का सस्ता तरीन मुल्क है, तो ये पाकिस्तानियों के पर्सपेक्टिव से नहीं है। उनको ये बताना चाहिए था कि ये अमेरिकन का पर्सपेक्टिव हो सकता है, या ये डेवलप कंट्रीज के लोग जिनकी पर कैपिटा इनकम 5,000, 10,000, 20,000 डॉलर है, ये उनके पर्सपेक्टिव से पाकिस्तान लीस्ट कॉस्टली कंट्री है। अगर आप पाकिस्तानियों के पर्सपेक्टिव से देखेंगे तो आपको इन्फ्लेशन के रेट को देखना पड़ेगा, जो कि पाकिस्तान दुनिया के 4 महंगे तरीन मुल्कों में शुमार हो रहा है, और पाकिस्तानियों के मुताबिक इस वक्त पाकिस्तान दुनिया के महंगे तरीन मुल्कों में शामिल है। वजह यह है कि हमारी पर कैपिटा इनकम कोई 1,200-300 डॉलर है। तो ये हकायक को मरोड़ तरोड़ के पेश करना, तो आपको पता है कि इसको विंडो ड्रेसिंग कहते हैं, लेकिन जाहिर है कि वो अवाम जो कि ग्रॉस रूट लेवल पे पिस रहे हैं वो इन हकायक को कभी भी बाय नहीं करते, ये जो राय होती है, क्योंकि ये बैरूनी पर्सपेक्टिव होता है। अंदरूनी पर्सपेक्टिव में मैं आपके साथ शेयर करता चलूँ कि पाकिस्तान ब्यूरो ऑफ स्टैटिस्टिक्स की रिपोर्ट है कि पाकिस्तान में इन्फ्लेशन 24 महीने की बुलंद तरीन सतह पर, जो कि 13% है, और इसमें स्पेशली इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस 56% बढ़े हैं, ट्रांसपोर्टेशन 23% बढ़ी है, फ्यूल के चार्जेस जो हैं वो 36% बढ़े हैं, कुकिंग ऑयल 54.3%, और फ्रूट्स की जो इन्फ्लेशन है उसमें भी 28.35% तक का इजाफा हुआ। ये वो फिगर्स हैं जो पाकिस्तान ब्यूरो ऑफ स्टैटिस्टिक्स ने खुद अभी दी हैं। उसके मुताबिक पाकिस्तान की इस वक्त की महंगाई दुनिया के पिछले 2 साल की बुलंद तरीन सतह पर है। तो मुझे ये समझ में नहीं आता कि एक तरफ तो हमारी महंगाई बुलंद तरीन सतह के ऊपर है, हमारे यहाँ जो पर कैपिटा इनकम है वो नहीं बढ़, तो हम कैसे लीस्ट कॉस्टली कंट्रीज में शुमार होते हैं? फिर कैसे ये हो गए? बिल्कुल ऐसे ही डॉक्टर साहब, वही सवाल मेरे ज़हन में, बल्कि आप समझे, आप बिल्कुल मेरे मुंह की बात छीन ली कि जब जहां हम ये देख रहे हैं कि डॉलर के और रुपए के मुकाबले में ज़मीन और आसमान का फ़र्क है, पाकिस्तानी रुपए की कीमत और वैल्यू बहुत नीचे है। बाहर की चीज़ें जब आती हैं, जब उनको वैल्यूएशन किया जाता है और उनको जो है वो आप करते हैं, कन्वर्ट करते हैं PKR में, तो ज़मीन और आसमान कितनी चीज़ें तो वही छोड़ दे रहे भाई, ये तो बहुत ही जेब से बाहर है। मैं आज प्रोग्राम के शुरू में भी हाइपर इन्फ्लेशन के बारे में बात कर रही थी कि मैंने बड़ी ढूंढने की कोशिश की कि हाइपर इन्फ्लेशन का मतलब क्या है। समझ में मेरी नाकस अकल में सिर्फ ये बात आई कि जब इंसान को पता हो कि उसकी जेब में जो है जितने पैसे हैं वो जो चीज़ लेने जा रहा है वो यकीन भी कर ले कि उसमें नहीं आएगा। तो फिर इस क्या समझते हैं डॉक्टर साहब, आपके हिसाब वाकई पाकिस्तान सस्ता है या महंगा है? ये आवाम को एक दफ़ा फिर आप बता दें। देखिए, ये तो एक बच्चा भी जब बच्चे स्कूल में जाते हैं तो, या वो स्कूल के अंदर कोई कैफेटेरिया में या कैंटीन में कोई चीज़ बाय करने जाते हैं, तो बिलीव मी जो बिस्किट्स और जो कैंडीज हैं उनकी प्राइसेस भी, जो 2 रुपए की 5 रुपए की कैंडीज थी वो भी 10 रुपए की हो गई। यहाँ तक तो इन्फ्लेशन, जो हाइपर इन्फ्लेशन की आप बात करी, बिल्कुल सही फरमा रही हैं कि हम अगर उसकी डेफिनेशन को लिख नहीं सकते, लेकिन हम समझ जरूर सकते हैं कि आपकी जेब में जो पैसे होते हैं वो नाकाफी होते हैं चीज़ों को बाय करने के लिए। एक चीज़ मैं आपको और बता दूं कि फिर वही बात, अब खुदा करे कि मेरी बात सही ना हो, लेकिन अगर जो हम IMF के साथ जो पुरानी शर्तों को अगर हम एक्सटेंड करें, जिसमें पेट्रोलियम लेवी को हमें 30 रुपए तक लेके जाना है, जिसमें हमें सेल्स टैक्स रिफॉर्म्स और एग्जाम्पशंस को ख़त्म करके 17% पे सेल्स टैक्स को लेके आना है, उसके अलावा जो हमें ओगरा की इंडिपेंडेंसी है बड़ा इंपॉर्टेंट, और नेपरा की जो इंडिपेंडेंसी, यानी कि ये ऑटोनोमस इदारे हो जाएंगे जो कि खुद से प्राइसेस तय करेंगे, इनको पार्लियामेंट में नहीं जाना पड़ेगा। तो उसके बाद ये महंगाई में इजाफा और ज़्यादा हो जाएगा, क्योंकि पहले ओगरा को एक पर्टिकुलर प्रोसेस के थ्रू उनकी
प्राइसेस मंजूरी की जरूरत होती है हमको। जब ये ऑटोनॉमी होगी तो फिर ये खुद ब खुद जैसे प्राइसेस बढ़ेंगी तो ये खुद उसको एडजस्ट करेंगे। तो ये तूफान ये बड़ी आम खबर दे रहे हैं आप, अगर ऐसा हो गया तो ये तो बड़ा नुकसानदेह साबित हो जाएगा। डॉक्टर साहब, लेकिन डॉक्टर साहब मुझे साथ में ये भी जरूर बताइएगा, जिस तरीके से हम ये देख रहे हैं कि जब हम खाम माल का जिक्र करते हैं और ये देखते हैं कि आलमी सतह पर जो उसकी कीमतें हैं वो बढ़ती जा रही हैं, लेकिन जब हुकूमत की बात करते हैं, आप क्या समझते हैं कि जो इस वक्त महंगाई बढ़ती जा रही है इसमें बैरूनी अवामिल भी शामिल हैं या इसमें हुकूमती पॉलिसियां हैं सिर्फ जिसकी वजह से महंगाई में इजाफा हो रहा है या तेल की कीमतों में इजाफा हो रहा है? देखिए, बैरूनी अवामिल तो है, इसमें कोई शक नहीं है। अभी ये कहना कि इंटरनेशनल क्रूड ऑयल की प्राइसेस बढ़ने की वजह से हमारे यहाँ पेट्रोलियम की प्राइसेस बढ़ रही हैं, तो ये बिल्कुल 100% ये स्टेटमेंट कोई बंदा बाय करने को तैयार नहीं है। गवर्नमेंट की पॉलिसी, जो रेगुलेटरी पॉलिसीज थी, जिसमें कंपटीशन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को आगे लेके आना था, जो नाजायज मुनाफाखोरी हो रही है उसको रोकना था, प्राइसेस को इंश्योर करना था कि जो ग्रॉस रूट लेवल पे प्राइसेस वो वही हो जो कि एक सर्टेन प्रॉफिट मार्जिन के साथ होती है, वो गवर्नमेंट फेल रही है। आगे रमजान आ रहा है अप्रैल में, और बिलीव मी कि ये जो महंगाई का तूफान, ओगरा और नेपरा की इंडिपेंडेंसी, ऑयल की प्राइसेस का बढ़ना और फिर ऊपर से रमजान का आ जाना, तो फिर ये देखिए कि पता नहीं ये प्राइसेस कहाँ पे जाती हैं। शायद पाकिस्तानी को चीजें देखने को तो मिले, खरीदने को कम ही चीजें मिलेंगी। बिल्कुल, कुव्वत खरीद मजीद कम हो जाएगी। डॉक्टर साहब, जिस तरीके से आप बता रहे हैं, ओगरा की खबर जो आपने दी है वही बड़ी इंपॉर्टेंट है। अगर ये मामला ऐसे ही बन गया मंजूरी के बगैर ही, तो पता नहीं प्राइसेस पर कहां से कहां जाएंगी। लेकिन आपके मुताबिक हुकूमती पॉलिसियां भी मैटर करती हैं और उसी वजह से भी महंगाई बढ़ रही है। साथ साथ हम ये भी देख रहे हैं कि आलमी सतह पर भी प्राइसेस बढ़ती हैं। थैंक यू वेरी मच डॉक्टर साहब, आपने हमें ज्वाइन किया और इन तमाम इशूज़ पर, इन तमाम मौज़ूआत पर, इन तमाम मसले पर आपने हमसे बात की। तो ये तो हमने समझने की कोशिश की डॉक्टर साहब से कि महंगाई बढ़ क्यों रही है, और उन्होंने कहा कि अल्लाह करे मेरी ये जो प्रेडिक्शन है वो गलत साबित हो कि अभी तो महंगाई का अभी तो और बढ़ेगी, अभी और बढ़ेगी। और मुझे सबसे ज़्यादा फिक्र है बहुत सारी चीज़ों की जो उससे रिलेटेड है, या उसकी कॉन्सिक्वेंसेस हैं, या उसके इफेक्ट्स हैं, या उसके आफ्टर इफेक्ट्स हैं, जो सब अल्लाह से दुआ कर सकते हैं अल्लाह पाक सबको अपने हिफ्ज़ अमान पर रखे। लेकिन अगर हम बात करें कि ये बात कर रहे हैं, ये खबर दे रहे हैं, यूं हम अपडेट कर देते हैं किसी चीज़ के बारे में, उससे बहुत सारी चीज़ें ना आप शायद मुझे लगने लगा, ये मेरा पर्सनल फीडबैक है, इवैल्यूएट करना या उसमें फ़र्क करना अब आसान नहीं रहा है कि क्या असली है और क्या नकली है, क्या असली है क्या नकली है, क्योंकि ऑथेंटिसिटी, क्रेडिबिलिटी ये बड़ी इंपॉर्टेंट है। हम जब आप तक कोई खबर पहुंचा रहे होते हैं तो हम पूरी कोशिश करते हैं कि तमाम अपने सोर्सेज से ये चेक कर लें कि ये खबर ठीक है, इसमें कोई गलती तो नहीं है, इसको तोड़ मरोड़ कर हम पेश ना करें, जो बात है, जो सच बात है, जो हक की बात है, हम वही आप तक पहुंचाएं, और ये बहुत ज़रूरी है। जब हम फेक खबरों का जिक्र करते हैं तो सोशल मीडिया का जिक्र इसलिए आता है क्योंकि सोशल मीडिया पर अभी तक भी कोई ऐसी पाबंदी नहीं है। आप वहां पर हर किस्म की स्टोरीज, हर किस्म की खबरें शेयर कर सकते हैं, या एटलीस्ट को घुमा फिरा कर जब बात की जाती है ना माया, तो लोगों को मिसलीड किया जाता है खबरों में। और मैं इसकी खुद भी विक्टिम रही हूँ, जिसका जहां दिल चाहता है वो वहां पर लिखकर हमारे नामों के साथ हमारे कि हमने इंटरव्यू दिया, मुझे तो पता भी नहीं कि कहाँ इंटरव्यू दिया, किससे बात हुई, और उसमें पूरी खबरें और पूरी हेडलाइन और पता नहीं क्या क्या होता है उसके ऊपर। वाकई में शाजिब वाली बात, शाजिब कि कोई एक्शन होता ही नहीं था, कोई एक्शन होता भी नहीं था। तो अब हम जो आपको खबर दे रहे हैं वो ये कि हुकूमत की जानिब से कुछ कवानीन बनाए गए हैं जिसके तहत किसी भी प्लेटफॉर्म पर जाली खबरें बड़ा जुर्म होगा। और जैसे कि वफाकी वजीर कानून फारूक नसीम साहब हैं, उनके मुताबिक फेक न्यूज़ देने का जुर्म नाकाबिले ज़मानत होगा, जबकि फेक न्यूज़ का कलाकमा करने के लिए ये बहुत ज़रूरी है कि ऑर्डिनेंस से मुतालिक 2 साल की जगह 5 साल की सज़ा होगी। अब मैं थोड़ा सा चाहती हूँ कि इसके बारे से इंशाल्लाह बात करूँ, लेकिन वो मेरा अपना ख्याल है। मैं समझती हूँ और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन इस कदम से जाली खबरों का जो है वो खात्मा मुमकिन होगा, ये बात बिल्कुल अच्छी है और बहुत दुरुस्त भी है। नहीं होगा, होगा नहीं होगा, ऑब्वियसली ये हमें जानने की बहुत ज़रूरत है। हमें ज्वाइन किया है साबिक DG FIA अमार जाफरी साहब ने, बहुत शुक्र वक्त का। अमार साहब को खुशामदीद कहते हैं, अस्सलाम वालेकुम। और सबसे पहला सवाल सर आपसे ये है, पहले तो ये जानना चाहेंगे ये फैसला कितना हमारे लिए अच्छा है और कितना नहीं। जी, मैं इसको सपोर्ट करूंगा इसलिए कि 2006 में जब मैं नॉर्थ ईस्ट गाइड कर रहा था तो एक कानून था जिसके मुताबिक जो भी वेबसाइट ब्लॉक करनी होती थी, तो वो कंटेंट ऐसा था कि भाई मुल्क के नुकसानदेह था, तो बाकायदा एक कमेटी थी, इसका मैं ही मेंबर था, उसके अंदर मिनिस्ट्री ऑफ IT में वो होती, 2006 की बात कर रहा हूँ मैं आप लोगों को। उसके कमेटी के अंदर हम बैठते थे और रिव्यू करते थे कि भाई ये वेबसाइट कितनी खिलाफ है मुल्क के,
गवर्नमेंट के कितने खिलाफ है, मुल्क के कितने खिलाफ है, किसी इदारे कितने खिलाफ है, और हम उसको ब्लॉक कर दिया करते थे। और तरीक़ाकार ये था कि वो पीटीए को हम कहते थे भाई इसको ब्लॉक कर दो, वो आईपी एड्रेस ब्लॉक हो जाता था पहली बात पे, क्योंकि कोई नई बात नहीं है। उसके बाद जो एक रूल पास हुआ 2021 का, वो था, ये कानून बन चुका है, रिमूवल एंड ब्लॉकिंग ऑफ अनलॉफुल ऑनलाइन कंटेंट, ये मौजूद है। इसके अंदर जो रेगुलेटर है, जो पीटीए है, वो किसी भी वेबसाइट को ब्लॉक कर सकता है, प्लेटफॉर्म को ब्लॉक कर सकता है ऑन द डायरेक्टिव ऑफ द कोर्ट और द फेडरल गवर्नमेंट और एनी अदर लॉ ऑफ द स्टेट। ये कानून 2021 में पास हो चुका था। इसके बाद एफआईए का एक कानून मौजूद है, सेक्शन 20 के अंदर आता है। उसमें एक है नेचुरल पर्सन के जो इफेक्ट हुआ है उससे, सिर्फ जो नई तरमीम आई है, जो कानून बन चुका है, पेरेंट्स हमने साइन कर दिया उसको, उसके मुताबिक जो नेचुरल पर्सन है उसे कन्वर्ट किया गया है इदारे की सूरत में या किसी एंटिटी की सूरत में जो उससे इफेक्ट हो रहा हो। आखिरी बात मैं आपके सवाल के जवाब में ये करूंगा कि एक और बड़ी अहम तब्दीली की गई है इस कानून में, कोर्ट को पाबंद कर दिया गया है। पहले ये था कि कोई किसी इदारे को बदनाम किया, तबाह कर दिया उसको एक न्यूज ने। एक न्यूज किसी शख्स को, इदारे को तबाह कर सकती है, एक न्यूज आपकी। अच्छा, उसके बाद आदमी कोर्ट में चला गया, 2 साल कोर्ट के अंदर वो बेचारा फिरता रहा, उसके बाद वो थक हार घर बैठ गया। अब इस कानून के तहत, नए कानून के तहत, जो कल सदर ममलिकत ने साइन कर दिया है, अब कोर्ट भी पाबंद होगी कि वो हर माह रिपोर्ट देगी कि इस कानून के ऊपर क्या हुआ है। अच्छा अमर जावेद साहब, यहाँ पर मुझे ये बताइएगा कि सोशल मीडिया पर हम जाली खबरें देखते हैं, जो कि हम रोजाना की बुनियाद पर देखते हैं, क्या इस कानून के बाद या इस कानून के तहत हुकूमत खुद एक्शन लेगी या सिर्फ और सिर्फ जाली खबरों को शिकायत करने पर या उसको रिपोर्ट करने पर एक्शन लिया जाएगा? देखिए, 2 सूरतें होंगी। या तो जो एग्रीड पर्सन है, एग्रीड पर्सन वो बताएगा कि मेरे साथ क्या हुआ, एग्रीड पर्सन पहली बात तो ये है। या दूसरे अल्फाज के अंदर जो मुतलका इदारा है वो कंप्लेंट करेगा। देखिए, एफआईए की किसी भी कार्रवाई के लिए कमियां देने के लिए किसी मुद्दे को होना बहुत जरूरी है, जो कहीं के साथ हुआ है। अच्छा, इसके अलावा एक ट्रू मोटो है। अगर कोई फॉर एग्जाम्पल ऐसी बात हो रही है और कोई इदारा ये अपने से आगे नहीं आ रहा, तो कानून के तहत अदालत इसको मोटो दे सकती है। बिल्कुल सही। अच्छा सर, एक वाली ये बात हम कर ही रहे हैं कि फेक न्यूज़ के हवाले से जो कानून आया है उसको सपोर्ट भी करते हैं, सजाओं के हवाले से भी बहुत अहम सवालात चल रहे हैं। अब मुझे एक बात मैं ना इजाज़त के साथ और बड़ी माजरत के साथ सवाल करने की इजाज़त चाहूँगी। बीइंग अ वुमन, एक औरत, एक लड़की होने की हैसियत से मैं एक सवाल करती हूँ, वो बहुत घबराती है अपनी शिकायत करने में, जाती है, पहले भी क़वानीन होते थे, उसको जाना पड़ता था, घबराती भी थी, कौन जाएगा, कैसे जाएगा, कहाँ जाके शिकायत करेगा, चले शाहजेब ने पूछ लिया। लेकिन एक चीज़, घबराहट और एक डर बहुत होता है। एक तो पहला सवाल मेरा कि वो उसका खौफ जो है वो क्यों होता है, वो क्यों घबराती है अपने बारे में, अपनी शिकायत लेकर जाने में, कि मेरे बारे में फर्ज करिए मैं आपसे आज बराह रास्त अपने प्रोग्राम में कंप्लेन रजिस्टर करती हूँ कि मेरा इंटरव्यू नाम लेकर कहीं किसी एक वेब सीरीज ने, एक वेब चैनल ने डाल दिया, मुझे क्या करना चाहिए, मेरे लिए क्या इंसाफ हो सकता है, और जिसके लिए मैं बात कर रही हूँ सबूतों के साथ, उसके खिलाफ क्या एक्शन हो सकता है? जी देखिए, अब कानून आ चुका है सेक्शन 20 के तहत, ये नॉन बेलेबल है। नॉन बेलेबल का मतलब ये है कि जमानत नहीं होगी, आप अंदर हो जाएंगे। पहली बात तो ये कि आज के बाद एक खौफ पैदा होगा। अगर मैं खुदा ना खास्ता आपके खिलाफ कोई ऐसी बात करता हूँ जो मुझे नहीं करनी चाहिए, तो मेरे में खौफ आ जाएगा फौरन कि भाई आदमी आएगा उठा के ले जाएगा। पहले चूंकि बेलेबल था और ताकतवर लोग, आप समझती है ताकतवर लोग कौन है हमारे, वो कहते थे जो होगा देखा जाएगा। आपके सामने पिछले में ऐसे वाकयात हुए हैं कि लड़की को हिरास करके उसकी वीडियो अपलोड कर दी गई है, और वो लड़की भी कह रही है मेरे साथ ये नहीं हुआ, मुझे बताएं। इसका मतलब ये है कि हमें आज सबको इंसाफ के लिए खड़ा होना पड़ेगा। मैं इस कानून को न सिर्फ सपोर्ट करता हूँ, बल्कि पूरे मीडिया को, पूरे सिस्टम को सपोर्ट करना चाहिए। मैं मानता हूँ कि शायद इस कानून के तहत कोई 2-4 लोग हैं, लेकिन बजाय हजारों लोग हैरास होने के, हजारों लोग परेशान होने के, अगर 2-4 लोग, तो दुनिया में ऐसे ही होता है, अगर फिर वो कानून अपना रास्ता खुद लेगा, इंशाल्लाह चीज़ ठीक हो जाएंगी।
थैंक यू, इंशाल्लाह इसमें बेहतरी आएगी। नाकाबिले जमानत अब ये जुर्म हो और जो कि उनको सजा भी दी जाएगी, जैसे कि कहा जा रहा है कि 2 साल की जगह 5 साल की सजा होगी। बहुत शुक्रिया साबिक DG FIA हमारे साथ मौजूद थे। थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग अस और हम उम्मीद करते हैं कि इस तरीके से खात्मा हो इन तमाम जाली खबरों का सोशल मीडिया से। आमीन आमीन। सो आमीन। हम ब्रेक की तरफ बढ़ रहे हैं। बिल्कुल, हम यहाँ पर ब्रेक लेंगे। छोटा सा वक्फा लीजिएगा। जैसे कि हमारे जाफर साहब ने कहा कि अब लोग डरेंगे और अब मैं शाहजेब और मैं हमारी पूरी टीम अपने अपने सोशल मीडिया पर डालेगी इस चीज को कि मेरा ख्याल है अब लोगों को खौफजदा होना चाहिए, नॉन बेलेबल वारंट्स। लेकिन एक चीज आप लोगों को मिस नहीं करनी है, वो है प्रोग्राम के बाद हमारे साथ रहना। रहेगा हमारे साथ। विल बी राइट बैक। वेरी गुड मॉर्निंग। अब ये वेरी गुड मॉर्निंग मैंने क्यों कहा है, लोग सोच रहे होंगे सुबह में इसने एक दफा वेरी गुड मॉर्निंग का सेगमेंट में से, और ये जैसे सेगमेंट्स बढ़ते जा रहे हैं कि गुड मॉर्निंग बढ़ते जा रहे हैं, मेरे गुड मॉर्निंग बढ़ते जा रहे हैं। इतना मजेदार आज का शो है ना, यकीन मानिए। क्या रिसर्चेस हैं, क्या एक्सपर्ट्स आ रहे हैं, एक से बढ़कर एक जो है ना बढ़कर एक्सपर्ट आज के शो में। मतलब पता है हम एंकर्स के लिए भी ये फ्यूल होता है जब हम ऐसे मौजू पे बात कर रहे हो कि जिसमें हमारी ग्रोथ नजर आ रही हो, हमारी इन्वॉल्वमेंट नजर आ रही हो और हमें ये नजर आ रहा हो कि माशरी तौर पे जो बहुत आम मसले चल रहे हैं उनको कैसे हाईलाइट किया जाएगा। जैसे कि आपके मेरे घरों में ये मोबाइल फोन है, ठीक है जी, ये हो गया, और हम यूं होते हैं, ये हर वक्त यूं ही होते हैं, और फिर हम बात करते हैं और फिर हम यूं हो जाते हैं और फिर हम यूं होते हैं। हाँ, ये है हमारी लाइफ शायद। और हम सब में वो बच्चे भी शामिल हैं जिनको हम देखते हैं कि जो मोबाइल फोन्स के दीवाने हैं और सारा दिन टैबलेट्स और मोबाइल फोन्स पर वो गेम्स खेलते हैं, पोएम सुनते हैं, यहाँ तक कि अगर खाना भी खाना हो माया तो बच्चे पहले कोशिश ये करते हैं, रोते हैं कि पहले उनको टैबलेट पे कुछ लगा के दिया जाए, उसके बाद वो खाना खाएंगे। प्रॉमिस करें ये सेगमेंट आप देखेंगे भी और बाद में अपने बच्चों को भी दिखाएंगे और शाम के 4 बजे भी अपने बच्चों को दिखाएंगे। सीरियसली, बच्चों को दिखाएं भी, समझाए भी और खुद भी जाहिर बात हमें कोशिश करनी चाहिए, क्योंकि आज हम जिस टॉपिक पर बात करने जा रहे हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है। शायद इससे आप इसकी अहमियत समझ सकें कि टैबलेट इस्तेमाल करना कितना नुकसानदेह हो सकता है, मोबाइल फोन इस्तेमाल करना बच्चों के लिए खास तौर पर। जब हम बच्चों की बात करते हैं तो मुसलसल मोबाइल स्क्रीन को देखना, टैबलेट को करीब से देखना आंखों के लिए कितना नुकसानदेह हो सकता है, यही आज हमने बात करनी है इस पे डिटेल में। बिल्कुल ऐसा है, बिकॉज कुछ अर्सा कबल एक रिसर्च से पता ये चला जनाब कि ये जो मोबाइल फोन्स हैं, जैसा कि शाहजेब ने बताया, बच्चों की आंखों के खुदा न खास्ता कैंसर का भी सबब बन सकता है। ये बहुत खतरनाक चीज है। सुर्खी और आंखों में सुर्खी, लाल हो जाती है आंखें, दर्द, काला मोतिया आंख का, और ये तमाम जितने भी इस तरह के बीमारियां, कैंसर जैसी चीज भी अगर हो सकती है खुदा न खास्ता, तो ऑब्वियसली इसमें हमें अब बात करने की। और ये भी कह रहे हैं कि जैसे कि माहिरीन ये बताते हैं कि मर्ज की वजह से बच्चे मुस्तकिल जो उनकी बिनाई है उससे महरूम हो सकते हैं। तो इसी मामले पर बात करने के लिए कि ये कितना खतरनाक है मोबाइल फोन इस्तेमाल करना, टैबलेट इस्तेमाल करना, स्क्रीन को देखना बच्चों के लिए, हमें ज्वाइन किया है स्पेशलिस्ट डॉक्टर अफीफा साद साहिबा ने। डॉक्टर साहिबा कैसी हैं आप? खैरियत से हैं? डॉक्टर साहब सबसे पहले तो मैं ये जानना चाहता हूँ, हर घर में हर जगह पर जहाँ भी बच्चे हों, खाना खा रहे हों, खासतौर पर सुबह उठे हों और इवन सुबह उठते ही पहली चीज फोन को देखना कितना नुकसानदेह खासतौर पर बच्चों के लिए? पहले तो मैं थोड़ा सा डिस्क्राइब करना चाहूँगी कि जब भी हम कोई स्क्रीन या ये सारी चीज़ें रखते हैं, ठीक है, इसकी वजह से 3-4 चीज़ें आंखों में होती हैं एंड इट्स वेरी वेरी डेंजरस कि आप अपने बच्चे को बहलाने के लिए आप फ़ोन दे देते हो और आप उसके साथ कितना गलत कर रहे हो, ठीक है। 3-4 चीज़ें होती हैं जिसकी वजह से आपके बच्चे के अंदर, एक तो फर्स्ट ऑफ ऑल ड्राई आइज़ होती है, ठीक है। ड्राई आइज़ में इचिंग होती है, रेडनेस होती है, बच्चा फ्रीक्वेंट ब्लिंकिंग की शिकायत करेगा और क्या करेगा कि हेडेक की जो है वो शिकायत करेगा। ठीक हो गया। उसके अलावा दूसरी चीज़ एक ये होती है कि एम्ब्लायोपिया एक हमारा कहा जाता है जिसमें एक आइज़ जो है वो एक या दोनों आई, वो बच्चे की डेवलपमेंटल जो एज होती है 6 ईयर्स तक हमारा विजुअल डेवलपमेंट हो रही होती है, यानी कि हमारी आँखें जो हैं वो इमेज लेके ब्रेन तक पहुँचाती हैं। तो इफ़ यू आर यूजिंग द मोबाइल कंटिन्यूसली तो हमारी जो मसल्स हैं जिसे सिलियरी मसल्स कहते हैं वो क्या हो जाती हैं कि कंजेस्टेड हो जाती हैं। सो जब हम नीचे देख के ऊपर देखते हैं ब्लरी विजन होता है और कंटिन्यूसली ब्लरिंग विजन जो है
वो जब आपके ब्रेन में बनना शुरू हो जाता है तो आपकी विजुअल डेवलपमेंट भी इस तरह से होती है। और 6 ईयर से पहले अगर आपने ये चीज़ पकड़ ली और उसको इसके डिफरेंट ट्रीटमेंट्स होते हैं, पैचिंग वगैरह की जाती है कि लेज़ी आई को काम में लाया जाए, और वो भी 6 ईयर से पहले। 6 ईयर से पहले आपने नहीं पकड़ा तो आपका बच्चा एक आंख से अंधा हो सकता है। ठीक है। तो तीसरी चीज़ कन्वर्जेंस इंसफिशिएंसी या अकोमोडेशन इंसफिशिएंसी उसे कहा जाता है, जिसमें जब आप करीब का देखते रहते हैं तो आपके मसल्स भी वीक हो जाते हैं और आप अंदर की तरफ देखना बंद कर देते हैं, जैसे हमारी इनवर्ट डायरेक्शन में आइज जाती हैं, राइट। तो आपको क्या होगा, भैंगापन हो जाएगा। ठीक है। उसके अलावा काला पानी भी हो जाता है जब आप रात के टाइम पे मोबाइल यूज़ कर रहे हैं या डिम इल्यूमिनेशन में आप मोबाइल यूज़ कर रहे हैं। तो ये सारी चीज़ों से बच्चों के अंदर एक तो मायोपिक शिफ्ट, अभी अमेरिकन एकेडमी का जो जर्नल है हमारा ऑफ्थल्मोलॉजी का, उसमें रिसर्च आई है कि यूजुअली बच्चों के अंदर मायोपिया, और मैं खुद भी अपने क्लिनिक्स में देख रही हूँ कि बच्चों में मायोपिया, जिसे नियर साइटनेस कहते हैं, यानी कि दूर की उनकी नज़र कमज़ोर हो जाती है, तो उसके प्रॉब्लम्स ज़्यादा आ रहे हैं। और छोटे छोटी एज के 3 साल के 4 साल के बच्चे जो हैं वो ग्लासेस पहन रहे हैं। वाकई में तो आप लोगों की एक छोटी सी मतलब लाइक आप काम कर रहे हो और अपने बच्चे को फ़ोन दे देते हो, तो इट्स अ वेरी बैड एंड अ हार्मफुल थिंग फॉर योर चाइल्ड। तो डॉक्टर साहब, आपने सिर्फ बोला बच्चों के लिए, सर आप ऑब्वियसली सर्जन भी हैं, आप माशाल्लाह ट्रीटमेंट्स डिफरेंट भी करती हैं। बच्चों का स्क्रीन टाइम बढ़ गया है ऑब्वियसली, वो उनकी जिंदगी पे देखें, जब आंखों का काम कितनी बड़ी नेमत है, आंखों की रोशनी ना, उसकी वजह से आपकी स्लीप डिस्टर्ब हो रही है, आपकी डेली रूटीन लाइफ डिस्टर्ब हो रही है, आप आउटडोर एक्टिविटी नहीं करें, आप रीडिंग को नहीं देख रहे हैं। जैसे हम अपने टाइम पे बुक्स पढ़ा करते थे, तो आजकल के बच्चे बुक्स भी नहीं पढ़, बिल्कुल भी नहीं है। दूसरा, मैं बड़ों के बारे में भी बोलना चाहूँगी, मैं बड़ों की तरफ ही आ रही थी। कंटिन्यूसली जो कंप्यूटर विजन सिंड्रोम एक चीज़ कहलाती है, आप कंप्यूटर यूज़ कर रहे होते हैं, तो उस टाइम पे कुछ प्रिकॉशंस आपको लेनी चाहिए कि उसमें भी ये होता है कि आप कंटिन्यूसली एक नियर वर्क कर रहे हो। अच्छा, आपने अपना कंप्यूटर जो है वो 1 आर्म लेंथ पे रखना है, ठीक है, इट्स अबाउट 50 सेंटीमीटर्स, एंड फोन आपने 30 सेंटीमीटर्स पे रखना है, राइट, दिस इज द स्टैंडर्ड डिस्टेंस। और ये करना है कि एक 20-20-20 का रूल है, लाइक आफ्टर एवरी 20 मिनट्स यू हैव टू टेक अ ब्रेक फॉर 20 सेकेंड्स। क्या बात की है, वाह वाह वाह। यही कहती हूँ मैं आप लोगों से, मतलब लाइक अपनी आंखों को रेस्ट देना है, इट्स 20-20-20 रूल। और बच्चों के लिए आपने ये करना है कि बच्चों को ये कहना है कि भाई आप बाहर जाके खेलो, आप कुछ एक्टिविटीज़ करो, अपने साथ टॉयज़ और इन चीज़ों में लगाएं, और दूर उनको विंडो से दिखाइए ताकि मसल रिलैक्स हो और बच्चे का विजुअल डेवलपमेंट अच्छा हो। ये सारी चीज़ें 6 ईयर से पहले आपने करनी ज़रूरी है। हमारे यहाँ तो 1.5 साल की एज में फोन पकड़ा देता है, इट्स वेरी वेरी बैड। ये भी कहा जाता है खासतौर पर, जैसे कि आप ये जिक्र कर रही हैं कि दूर देखकर जो एक्सरसाइज की जाती है आंखों की, इन एक्सरसाइज के बारे में जरूर बताइएगा। इवन बड़े भी बच्चों के साथ साथ मुस्तकिल, क्योंकि अब जब जरूरत बन जाती है आप फोन भी इस्तेमाल कर रहे हैं, इवन हम कंटेंट पढ़ रहे हैं, कुछ और कर रहे हैं, हम फोन इस्तेमाल कर रहे हैं, आर्टिकल्स पढ़ रहे हैं, फोन इस्तेमाल कर रहे हैं, टैबलेट इस्तेमाल कर रहे हैं। उससे ब्रेक लेने के लिए कुछ ऐसी एक्सरसाइज भी हैं जो प्रैक्टिस की जा सकती है, हमें करनी चाहिए। मैंने वही आपको बताया कि 20/20 का रूल यूज करना है। बिल्कुल सही। यू हैव टू टेक अ ब्रेक आफ्टर 20 मिनट्स, जस्ट क्लोज योर आइज फॉर 20 सेकेंड्स, और आपने इधर ऐसे ऐसे नीचे इस तरह से देखना है। यू हैव टू सी द डिस्टेंट विजन, लाइक यू हैव टू रिलैक्स योर, आंखों की एक्सरसाइज होती है। एग्जैक्टली, यानी आप दूर देखिए थोड़ा सा, क्योंकि आप खुद फील करेंगे जब आप कंटिन्यूसली 6 आवर्स के लिए कंप्यूटर यूज कर रहे हैं, उसके बाद आप ऊपर देखेंगे आपको ब्लर नजर आ रहा होगा। क्यों ब्लर नजर आ रहा होता है? हमारे जो ये पुतली जिसे कहा जाता है, उसको मसल्स जो है वो डायलेट करती हैं दूर देखने के लिए, और करीब देखने के लिए उसे कंस्ट्रक्ट कर देती हैं, तो वो कंस्ट्रक्ट हो जाती हैं थोड़ी देर के लिए। यू कांट सी डिस्टेंट। जैसा आपने बताया बच्चों में इस तरह है कि बच्चे नहीं बता पाते, बस आंखें मल रहे होते हैं। अच्छा, बच्चों में, हाँ, ये आपने बड़ा अच्छा क्वेश्चन किया मुझसे। बच्चों में जब आप ये नोट करें कि वो एक तो फ्रीक्वेंट ब्लिंकिंग करते हैं, रबिंग ऑफ आईज उनमें कॉमन है, हेडेक्स की अगर वो कंप्लेन कर रहे हैं तो आपने फौरन ऑफ्थल्मोलॉजिस्ट के पास जाना चाहिए। अच्छा, ओके। ठीक है। दूसरा आपने ये करना है कि अपने बच्चों को वैसे भी आपने हर 6 मंथ्स या 3 मंथ्स के बाद एक फॉलोअप जरूर करना चाहिए ऑफ्थल्मोलॉजिस्ट को, कि एक चीज़ अगर शुरू में पकड़ ली जाएगी ना तो उसका हम ट्रीटमेंट कर सकते हैं। जैसे एम्ब्लायोपिया के बारे में मैंने आपको बताया, बिल्कुल 6 ईयर्स से पहले उसका इलाज है। आफ्टर 6 ईयर्स आप अपने बच्चे को लाते हैं, तो एम्ब्लायोपिया में ये होता है कि एक आंख जो है वो आपकी नहीं सही देखती, लेजी आई कहलाती है, तो उसको हम ये करते हैं कि 6 ईयर्स से पहले जो अच्छी आंख है उस पर हम पैच लगा देते हैं और लेजी आई को वर्क में लाते हैं फॉर 2 to 6 आवर्स।
अगर वो नहीं आपने ट्रीट किया 6 ईयर से पहले, आपका बच्चा बाद में आया, तो आप फिर एक आंख से बिल्कुल ब्लर देखते हो, स्क्विंट होता है, और स्क्विंट वो सर्जरी से भी ट्रीटेबल नहीं होता। वो मेरी नीस के साथ हुआ था, तो पैच ही लगाया था और माशाल्लाह उसके बाद उसकी जो है ना बच गई। मैं क्योंकि ये डेवलपिंग एज होती है ना, जैसे बॉडी की डेवलपमेंट हो रही होती है, विजुअल सिस्टम की भी पूरी डेवलपमेंट हो रही है। जैसे एक बड़ा अहम सवाल आपने कहा बच्चों में, अब मैं बड़ों के हवाले से भी बात करूँ, क्योंकि हमारी टीम के रिसर्चर्स, हम लोग एडिटिंग भी कर रहे होते हैं, लिख भी रहे होते हैं, रिसर्च भी कर रहे होते हैं। अच्छा, आपने कहा सर का दर्द, क्या ये बड़ों में भी अगर हो तो? Exactly, अगर ड्राइनेस बड़ों में भी हो तो? रेड आईज हो, रेड आईज हो रही हो, इची आईज हो रही हो, आप ब्लिंकिंग बहुत करें, ये सारी ड्राई आईज की भी सिम्टम्स हैं, और ब्लरी विजन आपका हो रहा हो, ये सारी सिम्टम्स जो हैं, कॉन्स्टेंट रबिंग आप कर रहे हैं। और बड़ों के अंदर मैं ये कहना चाहूँगी कि जो हम रात के टाइम पे लाइट्स ऑफ करके अपना फोन यूज कर रहे थे, वो भी लेट के इस तरह से, दिस इज नॉट अ गुड पोस्चर, और ये ग्लूकोमा जिसे काला मोतिया कहते हैं, उसकी तरफ ले जा सकते हैं। जरा खवातीन को बता दें, रात में जो बच्चों को सुलाने के बहाने सारे ड्रामे देख रही होती है पूरे दिन के फोन पे बैठकर, प्लीज उनको, अम्माओं को और बहनों को, सबको प्लीज, ये मेरा एक कम्युनिटी को मैसेज है कि आप अपना फोन का यूज बड़े भी और बच्चे भी कम से कम करें, क्योंकि इससे हमने अपनी लाइफ को बिल्कुल एक एंजाइटी और डिप्रेशन और बिल्कुल एक, वो कहते हैं ना कि हम एक चीज में जकड़ चुके हैं ना, और ना हम अपने दोस्तों से बात करते हैं, ना हम आउटिंग्स पे बात करते हैं, अम्मा बैठी हैं, अब्बा बैठी हैं, हम लगे पड़े हैं अपने फोन पे, क्या बोला अब्बा ने, हाँ एग्जैक्टली, हम इवन गैदरिंग्स में जब बैठे होते हैं, फैमिली टाइम्स अपना बड़ा फोन को आप साइड पे हाँ। रखते हैं, साइड पे रखते हैं। थैंक यू वेरी मच डॉक्टर साहिबा, आपने हमें ज्वाइन किया और इस इशू पर बात की। मैं एक मैसेज देना चाहूँगी, इस कम्युनिटी ने मुझे बनाया है, लाइक उस पे लेकर आए हैं, तो मैं अपनी कम्युनिटी की हेल्प करना चाहूँगी, तो मैं कहूँगी कि आएँ और विज़िट करें मुझे मेरे क्लिनिक्स पे, जो कि आप डिस्प्ले पे चल रहा होगा वो, ठीक है, और अपने बच्चों को एवरी 3 मंथ्स, बड़ों को भी अपना आ सकते हैं, हाँ, आई चेकअप आपने ज़रूर कराना है, इट्स वेरी नेसेसरी फॉर ऑल। थैंक यू वेरी मच डॉक्टर साहिबा जिस तरीके से बता रही हैं, बच्चों को बहुत एहतियात करनी है, वालिदैन को एहतियात करानी है कि बच्चे खासतौर पर जब फ़ोन इस्तेमाल करें, उनको फ़ोन एक लिमिटेड टाइम के लिए दें, लेकिन उनको आदत ना डालें, क्योंकि ये आदत बहुत बुरी है माया। बिल्कुल ऐसा ही है। डॉक्टर साहब, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम, आपने आके जिस तरीके से लीड किया और हमें बताया और समझाया, डेफिनेटली आपसे रब्ता करेंगे, लेकिन अगर सेगमेंट की तरफ बढ़ना बहुत ज़रूरी है। मोची तो आपने बहुत देखे होंगे, लेकिन कभी आपने सुना भी होगा, ऑब्वियसली अलग अलग तरह के मोची हैं, लेकिन क्या आपने कभी केक का मोची देखा है? अगर नहीं देखा तो आपको एक केक के मोची से मिलवाते हैं, आइए देखिए। जनाब, मोची तो आपने बहुत सारे सुने होंगे, और पुराने खानदानी मोची शाहजेब होते थे कि भाई कोई जूता खराब है, कोई बैग खराब है, कोई सूटकेस खराब है, उस वाले मोची के पास लेके जाओ। लेकिन ये आपने मुझे एक हिंट दी थी, ये केक कॉबलर क्या है? बिल्कुल, आज हम आपको मिलवाने जा रहे हैं केक कॉबलर से। ये आपने मेरे ख्याल में यकीनी तौर पर पहली दफा सुना होगा। केक कॉबलर क्या करते हैं, ये क्या तैयार करते हैं? जैसा कि इनके नाम से ये जाहिर हो रहा है कि जो भी होता है वो होता केक के हवाले से ही है। बिल्कुल, लेकिन केक का मोची मतलब क्या, मतलब समझ नहीं आया कि वो ऐसा कौन सा मोची है जो केक बनाता होगा। लेकिन इनके हवाले से एक चीज मैंने सुनी, एक तो ये शाहजेब कि ये इस वक्त दुनिया के सबसे ज्यादा कम उम्र तरीन पेस्ट्री शेफ है। एक बात मैंने इनके बारे में सुनी। दूसरी मैंने ये सुना कि इनको एक इंटरनेशनल जो है वो एजाज भी हासिल है, ये खुद बताएंगे। लेकिन इनके पेस्ट्री के हवाले से कि कोई आम पेस्ट्रीज नहीं बनाते, बाकायदा पूरी लेयर्स वाली बनाते, जिनको क्या क्या कहा जाता है हमें तो खुद नहीं पता, हमें तो खाने से मतलब है। मुलाकात कराते हैं। बिल्कुल, हमें खाने से मतलब है, खाने वालों को ही बहुत पसंद आते हैं इनके केक्स। तो हम मुलाकात करते हैं बैनुल-अक़वामी सर्टिफाइड पेस्ट्री शेफ मोहम्मद करीम से। करीम, कैसे हैं आप? बिल्कुल ठीक, आप सब कैसे हैं? हम भी बिल्कुल ठीक हैं। जरा आप बताएं, केक कॉबलर आज हम प्रोग्राम के आगाज से इस पर बात कर रहे हैं। केक कॉबलर, मकसद क्या है इस नाम का? बेसिकली मुझे एक होता है डेजर्ट बेरी कॉबलर, तो मुझे बेरीज बहुत पसंद थी, तो वो नाम ऐसा था कि लोग उससे कंफ्यूज हो जाते कि शायद से बेरीज से रिलेटेड है। तो फिर मैंने ये किया कि केक कॉबलर कर दिया, थोड़ा इंटरेक्टिव भी हुआ, लोग भी सोचेंगे कि कॉबलर, तो इस वजह से बिल्कुल तो लोग भी इंटरेस्टेड हो गए कि भाई ये कॉबलर आखिर करता क्या है ना, क्या करता है। सबसे पहले तो तुम्हारे बराबर में कुछ रखा है, तो मैं तो सारा ही आंखें आपने देख भी लिया अभी। तुम्हारी टी-शर्ट से केक कॉबलर से मैं वहां तक रुख चला गया, और ये क्या है, ये प्लीज बता दो हम दुनिया वालों को। ये निकाल के दिखाइए जो ये तैयार करके लाए स्पेशली इस सवेरे पाकिस्तान के लिए। इसको थोड़ा सा आपको उठा के ऐसे पकड़ना पड़ेगा ताकि मैं कैमरे में भी दिखा सकूं, या आप ऐसे हाथ में पकड़ेगा। ये वही ना बात, अपने कैमरे की तरफ आड़ा करके। बस ये स्लाइड होता है, मेरे पास ना आ जाए। ये मेरे पास आए, स्लाइड होके यहाँ सीधा लैंड यहाँ करे मेरे आईपैड के साथ। सबसे पहले बताइएगा इसके बारे में, ये किस तरीके से रेसिपी तैयार की जाती है, किस तरीके से आप ये प्रॉपर केक्स तैयार करते हैं? इधर पास कर
बेसिकली ये चॉकलेट टार्ट होता है, इसमें चॉकलेट क्रीम और क्रस्ट बनती है एंड लाइक 4 to 5 आवर्स इसको सेट होने में लगते हैं। तो मैं मिनिमम कस्टमर से कहता हूँ कि मुझे एक दिन पहले इसका ऑर्डर दें ताकि ये अच्छे से सेट हो जाए। और इसको लाइक डी मोल्ड करना थोड़ा मुश्किल होता है कि ये ब्रेक हो जाती है क्रस्ट, तो और ये मेरा बेस्ट सेलर है। अच्छा, आप कह रहे हैं ये बेस्ट सेलर है, इसका नाम क्या है? चॉकलेट टार्ट। चॉकलेट टार्ट है ये, अच्छा ठीक है, ओके फाइन। और इसमें जो है आपकी अपनी ओरिजिनल रेसिपी है? जी जी जी। अच्छा, मतलब कोई इसमें लाइक मैं थोड़ी वेरिएशंस भी देता हूँ, जैसे लोटस टार्ट हो गया, कैरेमल टार्ट हो गया, एंड आई एम वर्किंग अभी कुछ और भी डेजर्ट्स पे जो टार्ट से रिलेटेड है। दैट्स वेरी नाइस, दैट्स वेरी नाइस। अच्छा करीम, आपके बारे में कि कोई लेयर्स वाली आप कोई पेस्ट्रीज बनाते हैं, वो क्या कहलाती है? बेसिकली ऑन्ट्रे में होता है, वो एक फ्रेंच डेजर्ट है, यहाँ पे इतना कॉमन नहीं है। आई एम द फर्स्ट पर्सन इन कराची, या पाकिस्तान कह सकते हैं, जो लोकली लोगों को सर्व कर रहा है ऑन्ट्रे में। उसमें मूस की लेयर होती है, उसमें बीच में एक वुबली सी लेयर होती है, नीचे स्पंज की लेयर होती है, लाइक पूरा कॉम्बिनेशन होता है डेजर्ट्स का, और एक दूसरे से सारे फ्लेवर्स मैच करने चाहिए। तो ये इतनी सारी लेयर्स बनाना, ये मेरे ख्याल में बड़ा मुश्किल, क्योंकि हम तो सिर्फ खाने पर ध्यान देते हैं, बनाने पर हमने कभी ध्यान नहीं दिया। ये कितना वक्त लगता है एक पूरा ये तैयार करने में? ऑलमोस्ट मैं कस्टमर से कहता हूँ मुझे 2 दिन दें इस डेजर्ट के लिए, क्योंकि इसकी लेयर्स होती हैं तो इनको पूरा सेट करना, बनाना बहुत टाइम कंज्यूमिंग होता है, तो पूरा 1 दिन तो लगता है इसको करने में। और कैसे ऑर्डर्स आ रहे हैं? आप कह रहे हो बिल्कुल फ्रेश है आपका भी काम, तो हाउ आर पीपल रीचिंग यू? सबसे ज्यादा क्या चीज ऑर्डर करते हैं और फीडबैक कैसे लोगों को होता है, और सारा बताओ कैसे मामला चलता है? अभी लाइक मेरा फेब में फर्स्ट एनिवर्सरी हुई है, मेरे बिजनेस को 1 साल हो गया है, एंड मैं पूरा लाइक 30% एंड 20% अपने सारे डेजर्ट्स पे ऑफ दे रहा हूँ। उसके अलावा रिस्पांस काफ़ी अच्छा था लोगों का, क्योंकि कोई न्यू चीज़ थी। इंस्टा के थ्रू ऑर्डर्स आ रहे हैं? जी, इंस्टाग्राम एंड फेसबुक के थ्रू ऑर्डर्स आ रहे हैं, और लोग काफ़ी इंटरेस्टेड थे कि चॉकलेट टार्ट कोई न्यू सी चीज़ है, ऑन प्रेमिस कुछ न्यू है। तो मेरे बहुत बेसिकली मेरे माइंड में ये था कि मैं कुछ ऐसी चीज़ सर्व करूँ जो ब्राउनीज और मॉल्ट केक से डिफरेंट हो, लोग न्यू चीज़ की तरफ आए। क्या तुम सिर्फ डिजर्ट्स की तरफ ही फोकस कर रहे हो या आगे और भी फोकस चेंज करने का इरादा है? मेरा मिशन ये है कि मैं कराची में या पाकिस्तान में ऐसा डेजर्ट बार लाऊं जो सबसे डिफरेंट हो, जो सबसे डिफरेंट चीज सर्व करता हो। तो मैं बाकी कुकिंग वगैरह भी करता हूँ, मगर मैं खुद भी मीठे का बहुत शौक है मुझे, तो मैं डेजर्ट्स की साइड पे रहूंगा। बताइएगा कि आपने ये भी सोचा है कि आगे चलकर पेस्ट्री शेफ की ट्रेनिंग भी देना शुरू करें, जो वो तमाम बच्चे हैं, लड़के लड़कियां हैं जो चाहते हैं इस फील्ड में आना? हाँ, ऐसा मैं ज़रूर करूँगा फ्यूचर में कि एटलीस्ट एक ऐसा इंस्टीट्यूट या एक वर्क स्पेस बनाऊँ जहाँ पे लोगों को इंटर्नशिप भी करने को इजीली मिले और वहाँ पे उनको कुछ न्यू सीखने को मिले। क्योंकि तुम एक वाहिद जो पाकिस्तान में, तुमने इस तरह कहा कि एक वो शख्स हो जिसके पास ये सर्टिफिकेशन मौजूद है। मेरे ख्याल है तुम्हारे अंडर जितने भी स्टूडेंट्स निकलेंगे उनको एक ऑब्वियसली एक अच्छी चीज़ सीखने को मिलेगी और इंटरनेशनल लेवल की मिलेगी। अच्छा, अगर ऑर्डर करने के लिए आपने कहा 1 दिन का जो है वो, प्राइसेस के बारे में ये नहीं बताओ कितने की, लेकिन क्या रेंजेस बहुत एक्सपेंसिव है? क्योंकि अक्सर लोग कहते हैं बहुत अच्छी चीज जो चीजें होती हैं मुनफरिद होती हैं बहुत एक्सपेंसिव होती हैं, तो लोग नहीं जाते उस तरफ। तुम्हारी प्राइसेस कैसे हैं? रीजनेबल है? मैंने जो अपने प्राइसेस रखे ये सोच के रखे कि जो मिड रेंज के भी लोग हैं ना वो भी उनको अफोर्ड कर सकें। क्योंकि या जो मैं डेजर्ट सर्व कर रहा हूँ या तो वो बहुत हाई एंड होते हैं कि लोग नहीं बाय कर सकते और इवन लोगों को पता भी नहीं था, तो सिर्फ उनको लाइक बताने के लिए कि ये भी चीजें पूरी दुनिया में हैं, तो मैंने एक मिड रेंज रखी है अपने डेजर्ट्स की। वेरी नाइस। मेड टू ऑर्डर है या कुछ चीजें रेडी भी होती है? नहीं, मेड टू ऑर्डर। एवरीथिंग इज मेड टू ऑर्डर। अच्छा, तो एक किसी को भी ऑर्डर करना हो तो उसको 1 दिन पहले ही ऑर्डर करना, क्योंकि मैं बिल्कुल फ्रेश चीजें यूज करता हूँ। तो अगर फॉर एग्जांपल मैं क्रीम चीज का डेजर्ट बना रहा हूँ और मुझसे कह रहे हैं कि मुझे 1 सर्विंग चाहिए, तो बाकी की वेस्ट होगी 1 डे या 2 डे बाद, तो मैं लोगों को कहता हूँ कि मैं अभी नहीं कर रहा, तो मैं लाइक फुल सर्विंग। तो डेली बेसिस पे ऑर्डर्स आ रहे हैं आपके मुसलसल? अब लाइक फेब में मुझे ऑर्डर्स आना काफी स्टार्ट हो गए और सबसे ज्यादा तो लाइक मुझे टार्ट्स के ऑर्डर आते हैं। टार्ट्स के ऑर्डर आ रहे हैं? पागल हैं टार्ट्स। आई थिंक हम भी थोड़े पागल हो रहे हैं खा के। हम तो पागल हुए। मैं तो जैसे सेगमेंट खत्म होगा फौरन खाऊंगी। और एक चीज और भी कि मुझे एक चीज पूछनी थी कि क्या तुम्हें नहीं लगता कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो तुम्हें ट्राई करना चाहेंगे कि यार कैसा टेस्ट है कैसा है, तो उनके लिए छोटे छोटे सैंपल्स अगर रेडी हो कि हाँ यार दिस इज अवेलेबल, यू कैन टेस्ट दीज, बिकॉज उससे डिफरेंट मॉल्स में जाते हैं, आप इंटरनेशनली भी जाते हैं तो छोटी छोटी चीज लॉन्च करते हैं तो उसका टेस्टर्स होते हैं। तो तुमने कभी इस बारे में सोचा कि यार अच्छा है मैं अपने फ्लेवर्स के लिए लोगों अभी रिसेंटली मुझे बहुत लोगों की क्यूरीज आ रही थी कि हमें सिंगल सर्विंग चाहिए, तो फिर मैंने अपने टार्ट्स के जो है सिंगल सर्विंग स्टार्ट कर दिए। परफेक्ट। तो अब मुझे ऑर्डर्स आते रहते हैं, फिर मैं लोगों को एक पर्टिकुलर डे बता देता हूँ और फिर उसके अकॉर्डिंग मैं उनको लाइक डिलीवर कर देता हूँ। That's amazing and we would love to see more of your work. We would love to see। और मैं तुमने कौन सी ऑर्डर करनी? मैं चॉकलेट ऑरेंज ऑर्डर करनी। मैं तो यही ऑर्डर करूंगा कि मुझे सबसे अच्छी बात ये लगी, एक तो टेस्ट इसका बहुत मजेदार है और सेकंडली क्योंकि मैं बहुत तेज मीठा नहीं खाता तो इसलिए मुझे इसका इतना मुनासिब मीठा है कि खाने में मजा आ रहा है। बिल्कुल ऐसा तो मेरे ख्याल में हम ये खाते रहते हैं
और और शुगर फ्री भी बनाओ तुम, ताकि वो डायबिटिक पेशेंट्स हैं या लोग डाइट पे जो है, लाइक माय काइंड ऑफ पर्सन, कि अब मैंने डाइट तो भी फोड़ ली लेकिन मुझे हुआ कि यार मैं बहुत ज्यादा नहीं खा सकती, तो उनके बारे में भी कुछ तुम प्लीज। बेसिकली ये होता है यहाँ पे कि जिनको मीठा खाने की आदत है उन्हें वो लाइक शुगर फ्री में वो बात नहीं आती लोगों की। इवन मैंने ट्राई किया था तो कस्टमर्स कहते हैं लेकिन वो वाली बात नहीं आई, मीठे वाली। हाँ, तो लाइक अगर कोई मुझे बोले कि ऑर्डर पे स्पेशली बनवाना चाहे तो लाइक वो मैं बना दूंगा। दैट्स वेरी नाइस। सो हमने आपकी मुलाकात करवाई केक कॉबलर से जिनका नाम है मोहम्मद करीम, के इस वक्त पाकिस्तान में एक ऐसे सर्टिफिकेशन लेकर आए हैं जो कि पाकिस्तान में किसी के पास भी नहीं है और दुनिया के सबसे यंगेस्ट पेस्ट्री शेफ भी हैं। तो इनसे आपकी मुलाकात भी हो गई, हमने तो केक भी चख लिया है, आप लोग अभी बाकी रह गए हैं, तो आप लोग को थोड़ा सा मेहनत करनी पड़ेगी, इनको ऑर्डर प्लेस करना पड़ेगा ताकि आप लोग भी ये चॉकलेट टार्ट ट्राई कर सकें। थैंक यू वेरी मच। डिस्काउंट भी देंगे आप? अभी फेब में लाइक 30% एंड 20% ऑफ है। लो भाई, अब फरवरी में 20% 30% आपको ऑफ मिलेगा अगर आप लोग फरवरी में ऑर्डर करते हैं। थैंक यू वेरी मच मोहम्मद करीम, आपने हमें ज्वाइन किया सबसे पहले पाकिस्तान में और हमें इतना मजेदार केक ट्राई किया। कैसा लगा आपको माया? वेलकम बैक। तो आप देख रहे थे जिस तरीके से ये सेगमेंट जिसमें हमने गुफ्तगू की केक कॉबलर से और वो केक कॉबलर बता रहे थे कि वो कितने मजे मजे के केक्स बनाते हैं। तो बड़ा अच्छा सेगमेंट इनके साथ रहा था, बहुत अच्छी डिस्कशन रही और हमें उसके बाद इतनी क्रेविंग हो रही थी इनके केक्स खाने की कि हमने बाद में ऑर्डर भी किया। माया, बिल्कुल ऐसा ही है और वक्त की एक अच्छी बात ये भी है कि वो हमेशा एक जैसा नहीं रहता, कभी के दिन बड़े तो कभी की रातें बड़ी वाली बात है, लेकिन मालूम नहीं था कि वक्त कब कैसे पलटी खाकर किस्मत बदल दे। वाह, ऐसा ही है ना। और ये वक्त कैसे बदला, ये हम जिक्र कर रहे हैं जो केरला रियासत है भारत की, वहां का, जहां पर 60 साल मजदूर रातों रात मॉडल बन गया। यहाँ पर लोग सारी जिंदगी कोशिश करते रहते हैं कि वो किस तरह मॉडल बन जाए, लेकिन वो रातों रात मजदूर कैसे मॉडल बना और किस तरीके से हमने उसको, जैसे कि दिखाया जा रहा है कि उसको जो उसकी पहले जिंदगी थी वो सिर्फ एक कमीज और एक लुंगी में गुजरती थी, लेकिन उसके बाद अचानक एक चेंज आया, वक्त बदल गया, जज्बात बदल गए, एहसास बदल गए। क्या चेंज आया ये तो बताओ। चेंज ये आया कि उसको सोशल मीडिया पर मॉडलिंग के चर्चे उसके इसलिए हो रहे हैं कि इश्तिहारी एजेंसी ने उसको बुलाया, एक मशहूर फोटोग्राफर को बुलाया, उसे बकायदा उसको ग्रूम किया, उसको तैयार किया, तैयार करने के बाद उसकी फोटोग्राफी की गई, उसकी शूट की गई, जो कि सोशल मीडिया सार्फिन की जानिब से बहुत पसंद भी की जा रही है। और जो लुक्स है वो हम आपको सबसे पहले पाकिस्तान की स्क्रीन पर दिखा भी रहे हैं कि क्या लग रहे हैं यार। बिल्कुल, मतलब ममीका नाम है इनका, मतलब ममीका जो है ना फुल हॉट थ्रॉब लग रहे हैं, मतलब उन्होंने वो सीन ऑन हो गया है उनका, मतलब ऐसे उन्हें फोटोग्राफर ने तो उनको स्टार बना दिया रातों रात, और अब वो जाते भी होंगे अपनी मजदूरी करने तो वो स्टार बन के जाते होंगे। और वैसे इनको देख के कोई नहीं कह सकता कि ये मजदूरी करते हैं, लेकिन मजदूरी तो हम भी करते हैं और हमारी मजदूरी का वक्त आज के लिए हुआ यहाँ तक खत्म। हम इंशाल्लाह नए प्रोग्राम, नए आगाज और नए अंदाज और नई सुबह और नई दुआओं के साथ कल फिर आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। रहिएगा हमारे साथ। शाहज़ेब अहमद और माया खान को सिर्फ कल तक लीजिए इजाजत, लेकिन एक बात जरूरी, रात यानी शाम 4 बजे का रिपीट देखना ना भूलिएगा। रखिएगा अपना ख्याल और कल होते हैं आपकी खिदमत में हाजिर तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।